BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 51, फ्लाइंग डू तकनीक को फिर से देखना। शहर में प्रवेश करने के तुरंत बाद जियाओमिंग ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, जिसके साथ हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने एक दर्जन युवक और युवतियां थे, जो जियानान शहर में प्रवेश करने वाले राहगीरों की पहचान का डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। जियाओमिंग ने यह भी देखा कि कई राहगीरों को रिपोर्ट करने के बाद एक छोटी गुलाबी गोली मिली। हालांकि वे राहगीर गोली लेने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रहे थे। इस पर समूह का नेतृत्व कर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने केवल मुंह बनाया और कहा, जियानान शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान, नाम आदि बताना होगा, अन्यथा उन्हें सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको गोली भी निगलनी होगी, जो अकादमी के कीमिया विभाग द्वारा जानलेवा आभा को महसूस करने के लिए बनाई गई है। चिंता न करें, यह कोई जहर नहीं है। अगर आप शहर के अंदर जानलेवा इरादे रखते हैं तो गोली आपके शरीर से लाल रोशनी उत्सर्जित करेगी। हमारी कानून प्रवर्तन इकाई लाल रोशनी का अनुसरण करेगी और आपकी तलाश करेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जियानान अकादमी उन लोगों से कैसे निपटती है जो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का माहौल यहाँ लाते हैं। जब आप शहर छोड़ने का इरादा रखते हैं तो आप शहर के केंद्र में एंटीडोट वितरण बिंदु पर एंटीडोट उठा सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपके हाथ में एंटीडोट आ जाता है तो आपके शहर छोड़ने तक आपकी निगरानी करने के लिए एक नियंत्रण दल होगा। अगर आप गोली नहीं निगलते हैं तो आप अभी जा सकते हैं। इन नियमों को समझाने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विरोध करने वाले राहगीरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जियानान शहर ऐसी जगह नहीं थी जहां ऐसे लोग बेकाबू हो सकें। शिक्षक यिनलिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप गार्ड टीम का नेतृत्व करेंगे। यिनलिंग, जिसने नियमों की व्याख्या करना समाप्त कर दिया था, ने अपने बगल से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी और कुछ निराशा में अपना सिर घुमाया और उस काले पोशाक वाले व्यक्ति की ओर देखा जिसने बात की थी। केवल ये देखने के लिए कि काले पोशाक वाले व्यक्ति ने अपनी टोपी उतार दी, एक चेहरा दिखाई दिया जो बहुत परिचित लग रहा था। जियाओमिंग। ये सुनकर उसके आसपास के लोग, साथ ही दर्जनों कानून प्रवर्तन इकाई के सदस्य तुरंत चौंककर पीछे मुड़ गए। क्या ये जियाओमिंग है? वह बहुत छोटा दिखता है। बकवास, बेशक वह छोटा है, वह अभी 10 साल का भी नहीं हुआ है। मैं वास्तव में उसके दायरे को नहीं समझ सकता। वह स्पष्ट रूप से मुझसे अधिक शक्तिशाली है। अकादमी की स्थापना के बाद से ही वह सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सुंदर होगा। मुझे उम्मीद थी कि उसके 3 सिर और 6 हाथ होंगे। जियानान अकादमी में जियाओमिंग की प्रसिद्धि का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियानान अकादमी में आने के दूसरे दिन ही उसने पूरी अकादमी में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी, और 2 वर्षों के दौरान समय बीतने के साथ यह सनसनी थोड़ी भी कम नहीं हुई। ये सिर्फ इतना है कि जियाओमिंग आमतौर पर साधना और कीमिया से ग्रस्त है, साथ ही वह हर दिन लोगों से घिरा रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए हर किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। उस परिचित चेहरे को देखते हुए यिनलिंग, जो अपने होश में आ गया था, बोला, तुम पिछले 1 महीने से कहाँ थे? तुमने एल्डरहुओ को बताया था कि तुम जियानान अकादमी के आसपास प्रशिक्षण ले रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि एल्डरहुओ इस महीने कितनी बार कानून प्रवर्तन इकाई में भागे? हमसे तुम पर नजर रखने के लिए कहा। तुम खुद ही ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भाग गए और इसीलिए कानून प्रवर्तन इकाई को तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि पिछले जीवन सिमुलेशन के कारण जियाओमिंग को पता था कि यिनलिंग इन दिनों ड्यूटी पर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यिनलिंग वास्तव में ऐसा कहेगा। यिनलिंग वह शिक्षक था जिसने कानून प्रवर्तन इकाई में अपने दिनों के दौरान उसका मार्गदर्शन किया था, और उसे इस तरह देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसके अपने गुरु ने उसे कई बार नहीं बल्कि कई बार खोजा था। तुरंत जियाओमिंग ने थोड़ा अजीब तरीके से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भाग गया। बेटा, तुम्हें पता है कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र बहुत खतरनाक है। तुम भूल जाओ, चूंकि तुम सुरक्षित लौट आए हो, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। प्रशिक्षण कैसा रहा? क्या तुम्हें इन दिनों कोई चोट नहीं लगी? कानून प्रवर्तन इकाई के पास अभी भी कुछ उपचारात्मक गोलियां हैं। अगर तुम्हें उनकी ज़रूरत है तो जब हम गश्त खत्म कर लेंगे तो मेरे साथ स्टेशन पर वापस आ जाना और मैं तुम्हारे लिए कुछ ला दूंगा। यिनलिंग ने बहुत असहाय होकर पूछा। हालांकि वह कुछ दिनों के लिए ही जियाओमिंग का शिक्षक था, फिर भी वह असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में जियाओमिंग को बहुत पसंद करता था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद शिक्षक यिनलिंग, लेकिन मैं घायल नहीं हूँ। फिर जल्दी से अकादमी में वापस आ जाओ। एल्डरहुओ को हर दिन हमें तुम्हारी तलाश करने से रोको। ये देखकर कि जियाओमिंग का चेहरा स्वस्थ था और वास्तव में चोटिल नहीं लग रहा था, यिनलिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है शिक्षक यिनलिंग, बाद में मिलते हैं। जियानान शहर अभी भी जियानान अकादमी से काफ़ी दूर था। जब जियाओमिंग जादुई जानवर उड़ाकर अकादमी में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए जियाओमिंग ने कल अपने गुरु एल्डरहुओ से मिलने की योजना बनाई। चलिए सबसे पहले आज की फसल का जायजा लेते हैं। उसके कमरे में
गर्म पानी की एक बड़ी बाल्टी लेने और अपने कपड़े उतारने के बाद जियोमिंग ने आराम की आवाज़ निकाली। उफ, पानी बिल्कुल सही तापमान पर है, कितना आरामदायक है। उसने थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को धोया और साफ किया। यह महसूस करते हुए कि उसने लगभग धुलाई पूरी कर ली है, जियाओमिंग खड़ा हुआ और अपने हाथ में तौलिया एक तरफ रख दिया। गुजरते हुए उसने रस्सी को एक तरफ उठाया जिस पर दर्जनों स्टोरेज रिंग्स बंधी हुई थीं। ध्यान से गिनने के बाद उसने पाया कि कुल 47 स्टोरेज रिंग्स थीं। वे सभी काले और निम्न श्रेणी के रिंग्स थे, सिवाय एक मध्यम श्रेणी के अग्नि लाल रिंग के। उसने अपने पास मौजूद स्टोरेज रिंग्स और जो उसने पाई थी उन्हें एक तरफ रख दिया। इस समय जियाओमिंग के सामने स्टोरेज रिंग्स की श्रृंखला में केवल 36 स्टोरेज रिंग्स बची थीं। उसकी भौहों से आत्मा की शक्ति उमड़ी और एक एक करके स्टोरेज रिंग्स पर आक्रमण किया, उपयोगी वस्तुओं को बाहर निकाला। सबसे पहले जियाओमिंग के सामने अलग अलग रंगों का एक गोल्ड डिपॉजिट कार्ड दिखाई दिया। जल्द ही जियाओमिंग के सामने गोल्ड डिपॉजिट कार्ड्स का एक छोटा सा ढेर बन गया। इन कार्ड्स पर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, साथ ही पहले वाले भी। मेरे पास 13 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के होने चाहिए। इन स्वर्ण जमा कार्डों को देखते हुए जियाओमिंग ने धीरे से कहा, 13 मिलियन से अधिक स्वर्ण सिक्के। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कम भी नहीं था। यह जियाओमिंग के भाग्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन यह उतना ही था जितना जियाओ परिवार 100 से अधिक वर्षों में कमाता है। इन चीज़ों को अपने दिल में बिना किसी लहर के रखने के बाद जियाओमिंग ने अपनी आत्मा की शक्ति के साथ फिर से भंडारण के छल्ले पर आक्रमण किया। जल्द ही उसके सामने प्राचीन स्क्रॉल का एक छोटा सा ढेर था। स्क्रॉल के आकार के कारण ये छोटा ढेर आधा मीटर लंबा था। जियाओमिंग की नज़र इन स्क्रॉल पर लिखे नामों पर पड़ी। हवा की विशेषता वाले जुबान क्लास की निम्न स्तरीय क्यूई विधि, तूफान की रणनीति, लकड़ी की विशेषता वाले जुबान क्लास की उच्च स्तरीय डू तकनीक, लकड़ी की बेल की उलझन, बर्फ की विशेषता वाले हुआन क्लास की उच्च स्तरीय डू तकनीक, थंडर की विशेषता वाले जुबान क्लास की मध्यवर्ती स्तरीय क्यूई विधि, थंडर लाइट फ्लैश। हे वास्तव में थंडर की विशेषता वाले जुबान क्लास की एक मध्यवर्ती डू तकनीक है जो इससे मेल खाती है, थंडर गन। जियाओमिंग ने अपने सामने थंडर की विशेषता वाले क्यूई विधि और डू तकनीक के सेट को आश्चर्य से देखा। संपूर्ण क्यूई विधि सेट अपेक्षाकृत दुर्लभ थे और जुबान क्लास थंडर की विशेषता वाले क्यूई विधि और डू तकनीक और भी दुर्लभ थे। जियाओमिंग के सामने क्यूई विधि और डू तकनीक सेट डी क्लास क्यूई विधियों जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये सामान्य उच्च स्तरीय जुबान क्लास क्यूई विधि की तुलना में बहुत अधिक महंगा था। इसकी कीमत 4 मिलियन से अधिक सोने के सिक्कों से अधिक होनी चाहिए। ये कीमती है, लेकिन इसे बेचना दुखद है, इसलिए इसे जियाओ परिवार के लिए छोड़ देना बेहतर है। जियाओमिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब जबकि साधारण क्यूई विधियां और डू तकनीकें उसे आकर्षित नहीं कर सकती थीं और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उन्हें लेना सबसे अच्छा था कि वह उन्हें इकट्ठा करने की अपनी इच्छा को पूरा कर सके। जियाओ परिवार की मदद करना बेहतर होगा, जो अभी भी वुटेन शहर में जमा थे। मुझे याद है कि जियाओ शान छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने जियाओ के घर वापस गया था। चलो उसे अगली बार अपने साथ कुछ ले जाने के लिए कहें। मुझे नहीं पता कि उसे जियाओ परिवार में वापस आने में कितना समय लगेगा। अपना मन बनाते हुए जियाओमिंग ने फिर अपनी नज़रें दूसरी डू तकनीकों पर टिका दीं। अचानक जियाओमिंग फिर से जम गया। अपने सामने किताबों के छोटे ढेर से उसने एक पुराना पीला हरा स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल के शीर्ष पर केवल एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई थी, फ्लाइंग डू तकनीक उच्च स्तरीय हुआन क्लास, स्वर्गीय हरा पेरेग्रीन फाल्कन विंग। ये वास्तव में एक और फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल है। ऐसा लगता है कि मूल कबीला जो गुप्त क्षेत्र से संबंधित था, फ्लाइंग डू तकनीक को थोक में बना सकता था, और मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने उन्हें बनाने की विधि खोज ली है। फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल को पकड़ते हुए जियाओमिंग ने सोचा। फ्लाइंग डू तकनीक करने की अधिकांश विधियां बहुत पहले ही खो चुकी थीं, और वैसे भी गोल्ड गीज संप्रदाय के 9 लाइन विंग्स के अलावा जियाओमिंग को नहीं पता था कि फ्लाइंग डू तकनीक करने के और कौन से तरीके हैं। अब जब उसके हाथों में 2 फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल थे, तो जियाओमिंग को उन्हें विकसित करने की कोई जल्दी नहीं थी। नहीं वह जियाओ कबीले के लिए एक को छोड़ने का इरादा रखता था, बल्कि उन सभी को अपने अग्निलाल मध्यवर्ती भंडारण रिंग में रख देता था। उसने तुरंत खेती नहीं की। इसका कारण ये था कि वह कुछ दिन इंतजार करना चाहता था ताकि देख सके कि क्या वह जियानान अकादमी बुक कलेक्शन हॉल में उस शीर्ष स्तरीय फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल को प्राप्त कर सकता है। अगर उसे उस फ्लाइंग डू तकनीक की लालसा नहीं होती, तो वह बहुत पहले ही स्वर्गीय हरे पेरेग्रीन फाल्कन विंग की खेती कर लेता। उसने इसे जियाओ परिवार के हाथों में क्यों नहीं छोड़ा? इसका कारण ये था कि फ्लाइंग डू तकनीक अन्य डू तकनीक की तरह नहीं थी जिसे हर कोई विकसित कर सकता था, लेकिन उपभोग योग्य थी। वह जियो परिवार के माहौल को बहुत अच्छी तरह से जानता था। भ्रष्टाचार को आम बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन सभी बुजुर्गों और कबीले के मुखिया के भीतर स्वार्थ की भावना थी। इसे जियाओ परिवार में छोड़कर उसे डर था कि वे फ्लाइंग डू तकनीक को लेकर एक दूसरे से लड़ेंगे।
आखिरकार वह उड़ना था, एक शक्तिशाली डू राजा का पेटेंट। कौन ईर्ष्या नहीं करेगा। सभी डू तकनीक को स्कैन करने के बाद जियाओ मिंग ने उन्हें स्टोरेज रिंग में छांटा, फिर औषधीय सामग्री, हथियार छांटे। जब उसने छांटना समाप्त किया तो जियाओ मिंग ने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर चला गया। अध्याय 52, एल द हुओ से मिलना। सुबह सुबह खिड़की के खुलने से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में रखी मेज पर रोशनी पड़ रही थी। बिस्तर पर सो रहे जियाओ मिंग ने अपनी पलकें थोड़ी हिलाईं। अचानक उसकी आंखें खुली और वह उठ बैठा। जब वह अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख पाया तो जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। सच कहा जाए तो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से वह चैन से नहीं सोया था, और एक डू ग्रैंड मास्टर के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अकेले यात्रा करना और हर समय चौकन्ना रहना अभी भी बहुत जोखिम भरा था। जियाओ मिंग बिना किसी नुकसान के वापस लौटने में सक्षम था, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह काफ़ी चौकन्ना था। हर समय सतर्क रहने और फिर अकादमी के सुरक्षित वातावरण में लौटने के कारण ये पहली नींद थोड़ी ज़्यादा गहरी थी। इससे उसे लगा कि वह अभी भी अकादमी के बाहर है। शायद ये कुछ समय तक लड़ाई और हत्याओं से गुजरने के बाद का नतीजा था। हालांकि फसल की तुलना में ये केवल एक छोटी सी समस्या थी जो कुछ दिनों में गायब हो जाएगी। इस बार जियाओ मिंग की फसल अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी थी। न केवल उसकी ताकत एक सितारा डू ग्रैंड मास्टर से 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक बढ़ गई थी, बल्कि उसने 10,000 जानवरों की लॉ भी प्राप्त की थी। केवल एक महीना बीता था। अगर जियाओ मिंग जियानान अकादमी में रहता और शांति से खेती करता तो वह इतनी जल्दी 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंच पाता। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि खतरे और अवसर दोनों थे। जियाओ मिंग ने कंबल उठाया और धोने और कपड़े पहनने के लिए उठ गया। तैयार होने के बाद जियाओ मिंग अपने कमरे से बाहर निकला और एल द हुओ के निवास की ओर चल पड़ा। कीमिया विभाग के प्रमुख के रूप में एल द हुओ का निवास जियानान अकादमी के भीतर था, और आधे घंटे तक रास्ते पर चलने के बाद ही जियाओ मिंग आखिरकार पहुंच पाया। एल द हुओ का निवास आलीशान नहीं था, बल्कि पूरी तरह हरे बांस से बना एक छोटा सा आंगन था। अपने सामने शांत आंगन को देखते हुए जियाओ मिंग ने आंगन का गेट धक्का दिया और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा, और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता अंदर से एक बुरी आवाज़ आई। उप प्रधानाध्यापक ने तुम्हें संदेश देने के लिए यहाँ भेजा है। दरवाज़ा खुला है, अंदर आओ। जियाओ मिंग के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए जब उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। कमरे को बहुत ही साधारण तरीके से सजाया गया था, और उन सीटों पर रखी गई कुछ कीमती औषधीय सामग्री ही कमरे के मालिक की पहचान को एक कीमियागर के रूप में दर्शा सकती थी। एल द हुओ इस समय एक प्राचीन पुस्तक पकड़े हुए थे, जो बांस से बनी एक आराम कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई थी और उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जो कहना है कहो, और जब तुम समाप्त करके जाओ तो मेरे लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना याद रखना। अपने गुरु की ओर देखते हुए, जिन्होंने अपना सिर भी नहीं घुमाया। जियाओ मिंग जानता था कि वह उसे किसी और के लिए गलत समझ रहा था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एल द हुओ ने गलती की। जियाओ मिंग ने एक महीने से भी कम समय में सीधे 6 सितारे बढ़ा दिए थे। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा हो। इसके अलावा जियाओ मिंग ने शायद यह नहीं देखा होगा कि वह खुद पहले की तुलना में कम विनम्र था और उसका आभामंडल पहले से ज्यादा उग्र था, जो इस प्रशिक्षण सत्र का परिणाम था। उन दोनों के एक दूसरे से ओवरलैप होने के कारण ये कहा जा सकता है कि एल द हुओ, जो जियाओ मिंग से ज्यादा परिचित थे, उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। एल द हुओ को देखते हुए, जो एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे, जियाओ मिंग ने धीरे से कहा, मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। जियाओ मिंग की आवाज़ सुनकर एल द हुओ की हरकतें रुक गईं और उन्होंने जल्दी से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। ये स्पष्ट रूप से देखकर कि यह उनका प्रिय शिष्य था, जिसके बारे में उन्हें इतने दिनों से चिंता और डर था कि कहीं उसका एक्सीडेंट न हो जाए। एल द हुओ खड़े हो गए और जियाओ मिंग के सामने खड़े हो गए। बदबूदार लड़के, तुम्हें बाहर कोई चोट तो नहीं लगी है न? एल द हुओ का स्वर बहुत सुखद नहीं था, लेकिन उनमें चिंता की झलक देखी जा सकती थी। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने सामने खड़े अनमोल शिष्य पर ध्यान से नजर डालने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे वास्तव में कोई चोट नहीं लगी है, एल द हुओ ने अचानक व्यंग्य किया। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम अकादमी के इर्द गिर्द घूम रहे थे? कानून प्रवर्तन इकाई तुम्हारा कोई सुराग क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? तुम बदमाश ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भाग गए, है न? जाहिर है, एल द हुओ जियाओ मिंग के झूठ बोलने और उसे धोखा देने के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थे। हालांकि जियानान अकादमी के आसपास का क्षेत्र भी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र था, लेकिन जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई के दमन के कारण यह बाकी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की तुलना में उतना अराजक और कम खतरनाक नहीं था। जब जियाओ मिंग ने कहा कि वह प्रशिक्षण के लिए उन जगहों पर जाएगा, तभी एल द हुओ अनिच्छा से सहमत हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि वह जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई को जियो मिंग की देखभाल करने दे सकता है, और अगर वह खतरे में था तो जियो मिंग भी कानून प्रवर्तन इकाई की ओर रुख कर सकता था।
अप्रत्याशित रूप से जियोमिंग सीधे दूसरी जगह भाग गया था, जिससे वह क्रोधित हो गया। मुझे पता है कि आपको खेती करना और मजबूत बनना पसंद है और आमतौर पर आप जानते होंगे कि खुद को कैसे शांत करना है, लेकिन आप अभी भी युवा हैं और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के पास भागना बहुत खतरनाक है। आप अपनी प्रतिभा के साथ जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जियाओ मिंग एल्डर हुओ की डांट से उबा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि वह अपने पिछले जन्म में मरने से पहले बहुत बुरा नहीं था, वह केवल 20 साल का था। वह ये भी समझता था कि कोई भी आपको इतना नहीं डांटेगा जब तक कि वे वास्तव में आपकी परवाह न करें। वास्तव में ये काफ़ी अच्छा था कि कोई उसकी परवाह करता था, इसलिए जब उसने एल्डर हुओ का सामना किया तो उसने बस मुस्कुराया और सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह अगली बार ऐसा नहीं करेगा। जियाओ मिंग की चमकदार मुस्कान को देखते हुए एल्डर हुओ ने असहाय होकर आह भरी। मैं इस बार इसे भूल जाऊंगा, अगली बार नहीं। कोई अगली बार नहीं है। जब तक आप वयस्कता तक नहीं पहुंच जाते या जब तक आपकी ताकत दूसपिरित तक नहीं पहुंच जाती, जब तक कि आपके परिवार को कुछ नहीं हो जाता, मैं आपको फिर से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए एल्डर हुओ को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे अचानक याद आया कि उसने एक पल पहले अपने शिष्य को क्यों नहीं पहचाना था। करीब से देखने के बाद एल्डर हुओ ने अविश्वास में अपनी आवाज़ खो दी, आपने 7 स्टार डू ग्रैंड मास्टर को कब तोड़ा? कुछ दिन पहले, और जब मैं बाहर आया तो मुझे भी यह मिला। उस पल जियाओ मिंग ने अपनी हथेली लहराई और उसके हाथ के बीच से एक ज्वाला निकली। एल्डर हुओ ने इस लाल ज्वाला को देखा जो एक भयानक गर्मी उत्सर्जित कर रही थी और स्पष्ट रूप से उसे खतरे का एहसास करा रही थी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, यह एक स्वर्गीय ज्वाला है। ज्वालाओं में जादुई जानवरों की छवियां मौजूद हैं जो मंथन और चक्कर लगा रहे थे। ये स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 20वीं है, 10,000 जानवरों की ज्वाला। ये सही है, हे, ये 10,000 जानवरों की लौ कुछ ऐसी है जो मैंने इस यात्रा के दौरान प्राप्त की है। जियोमिंग के चेहरे पर स्पष्ट खुशी दिख रही थी। इस बार गुप्त क्षेत्र में 10,000 जानवरों की लौ प्राप्त करने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। पिछले सिमुलेशन में इस स्वर्गीय लौ का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। एल्डर हुओ चुप रहे। इस समय एल्डर हुओ की भावनाएं जटिल थीं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जियोमिंग को उसके जोखिम भरे कदम के लिए फटकार लगानी चाहिए या जियोमिंग के अच्छे भाग्य का जश्न मनाना चाहिए। स्वर्गीय लौ को भस्म करने का कदम असाधारण रूप से खतरनाक था। जब तक कि कोई मजबूत न हो और खतरे से न डरता हो, बाकी 90% लोग जिन्होंने स्वर्गीय लौ को भस्म करने की हिम्मत की, वे मर चुके थे। स्वर्गीय लौ को भस्म करने के लिए कई चीज़ों की तैयारी की भी आवश्यकता थी, सभी दुर्लभ चीज़ें, और उन्हें नहीं पता था कि जियोमिंग ने उन्हें कैसे इकट्ठा किया था, लेकिन उन्हें इस महीने में शायद बहुत कुछ सहना पड़ा था। फिर एक पल की खामोशी के बाद एल्डर हुओ ने अचानक जियाओ मिंग के सिर पर हाथ फेरा। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला अनमोल है, लेकिन भविष्य में इस तरह के जोखिम फिर से मत लेना। जियाओ मिंग, जो उम्मीद कर रहा था कि उसके गुरु उससे कई सवाल पूछेंगे और उसने पहले से ही अपने जवाब तैयार कर रखे थे, वह अवाक रह गया। उसने अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। गुरु, मैं समझ गया। यह अच्छा है कि तुम समझ गए। बस कभी कभी तुम बहुत जिद्दी हो जाते हो। तुम बिल्कुल भी बच्चे की तरह नहीं हो, और तुम हुगान की पोती हुजिया जितनी प्यारी नहीं हो। एल्डर हुओ, जिनके जीवन में कभी बच्चे नहीं हुए थे, अपने एकमात्र शिष्य के साथ दुविधा में थे। एल्डर हुओ की यह बात सुनकर जियाओ मिंग ने नीचे देखा। वह वास्तव में एक बच्चा नहीं था। बेशक वह एल्डर हुओ के साथ हर दिन उतना प्यारा नहीं हो सकता था जितना हुजिया अपने दादा के साथ था। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जियाओ मिंग बुरी तरह से कांप उठा। अंदर ही अंदर उसने चुपके से सोचा, नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ऐसा कर सकूं। मैं पहले से ही एक परिपक्व वयस्क हूं। जियाओ मिंग को देखते हुए, जो अपना सिर झुकाए हुए था, एल्डर फायर अचानक हंसा। पिछले कुछ दिनों में तुम दूर थे। वह हुजिया लड़की कई बार तुम्हें ढूंढने आई थी। तुमने उसे भड़काने के लिए क्या किया? जियाओ मिंग को होश आया और उसने बुदबुदाया, मैंने उसे नहीं भड़काया। ये सिर्फ इतना है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूं और लोग अपने आप ही दोस्त बनाने के लिए मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं। जियाओ मिंग को हुजिया के बारे में वाकई थोड़ा सिरदर्द था। पहले तो वह हुजिया से नहीं मिला, लेकिन एक दिन जब वह अपने गुरु एल्डर हुओ के स्थान पर उप प्रधानाध्यापक हुगन से मिला, और उस समय हुजिया उसके पीछे था। जियाओ मिंग और हुजिया एक ही उम्र के थे, और दोनों पक्षों ने स्वाभाविक रूप से अपना परिचय दिया और एक दूसरे को थोड़ा बहुत जाना। जब उसे पता चला कि उसके सामने वाला व्यक्ति जियाओ मिंग है, जो जियानान अकादमी में प्रसिद्ध था, तो हुजिया को तुरंत उसमें दिलचस्पी और उत्साह हुआ। हुजिया के अनुसार ये पहली बार था जब वह अपने से बेहतर किसी व्यक्ति से मिली थी। हुजिया के पहल करने के साथ दोनों पक्ष समय के साथ एक दूसरे से परिचित हो गए। हालांकि जियानान अकादमी में वास्तव में बहुत कम लोग थे जो हुजिया के समान उम्र के थे, इसलिए यह संभव था कि हुजिया भी एक प्लेमेट खोजने का इरादा रखती थी। यही वजह थी कि वह जियाओ मिंग को सबसे अधिक परेशान करती थी। जियाओ मिंग हमेशा इस वजह से बहुत अनिच्छुक थी। जियाओ मिंग जब जियाओ परिवार में था तो वह हुजिया जैसे बच्चों को देखा करता था। बच्चे खुद अभी भी चंचल थे।
बच्चों की तो बात ही छोड़िए, जियाओमिंग अक्सर जियाओयान को उनके बीच घूमते हुए देखता था, जो एक वयस्क भी था। ये देखकर जियाओमिंग अवाक होकर अपना माथा पकड़ लेता था। इन सभी लोगों ने अभी तक डूक्युई महाद्वीप की गंभीर पिटाई नहीं झेली थी। जियाओमिंग ने भी गंभीर पिटाई नहीं झेली थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जिसे पीटा न जाए, इसलिए वह हमेशा उन बच्चों के साथ सही व्यवहार करता था जो उसके पास घर खेलने आते थे। हुजिया के बारे में सोचते हुए जो शायद उसे ढूंढ रही हो, जियाओमिंग ने पहले ही एक जवाब सोच लिया था। बस उसे अनदेखा करो, एक छोटी लड़की मेरा क्या कर सकती है, हे। हुजिया की बात को पीछे छोड़ते हुए जियाओमिंग ने एल्डर हो से कहा, ठीक है मास्टर, इस बार मैं बाहर से एक अजीब औषधीय जड़ी बूटी लाया हूँ। मैं इसे पहचान नहीं सकता, आप बहुत जानकार हैं, मैं आपको इसे देखने दूंगा। अध्याय 53, ग्रीन सोल फ्रूट। ओह, क्या वाकई कोई औषधीय जड़ी बूटी है जिसे तुम पहचान नहीं सकते? जब एल्डर हो ने जियाओमिंग को ये कहते सुना तो वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। उसके इस शिष्य के पास कीमियागिरी में ऐसी प्रतिभा थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। असामान्य प्रतिभा वाले लोगों को तीसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंचने में कुछ दशक लग गए और बेहतर प्रतिभा वाले लोगों को 1 दर्जन साल लग गए। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे फिर भी 7 या 8 साल की जरूरत होगी। दूसरी ओर जियाओमिंग को तीसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंचने में केवल 2 साल लगे थे और उसकी खुद की डूक्युई साधना भी डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गई थी। प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बिना मेहनत के इस मुकाम तक पहुंचना असंभव था। आमतौर पर जब वह जियाओमिंग के ज्ञान का परीक्षण करता था तो वह उन सवालों के जवाब भी अच्छी तरह से दे पाता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसकी नींव भी ठोस थी। ये किस तरह की दुर्लभ जड़ी बूटी थी जिसे वह पहचान नहीं पाया? इसे बाहर निकालो और मैं तुम्हें इसे पहचानने में मदद करूंगा। मम, जियाओमिंग ने अपना सिर हिलाया, उसकी उंगली ने हल्के से लाल रंग की स्टोरेज रिंग के ऊपर स्ट्रोक किया और एक फीकी आभा के साथ एक हरे पौधे वाली जैद की बोतल उसके हाथ में दिखाई दी। इसकी शक्ल देखकर ये रहस्यमय औषधीय जड़ी बूटी थी जिसे जियाओमिंग ने गुप्त क्षेत्र से कीमियागर के छोटे से खेत में प्राप्त किया था। जियाओमिंग के हाथ से जैद की बोतल लेते हुए एल्डरहो ने ध्यान से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। इसे कुछ देर तक देखने के बाद एल्डरहो ने अचानक एक हल्की आह भरी। इस औषधीय जड़ी बूटी में वास्तव में आत्मा की शक्ति के समान उतार चढ़ाव होते हैं। एल्डरहो की नज़र पौधे पर दृढ़ता से टिकी हुई थी, नहीं, ये कहना चाहिए कि यह पौधे पर लटके हरे रंग के फल पर दृढ़ता से टिकी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी धारणा में यह आत्मा के उतार चढ़ाव की उत्पत्ति थी। करीब से निरीक्षण करने पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि फल की बाहरी त्वचा पर रहस्यमयी काली रेखाएं थीं, जो वास्तव में अगर वह इसे लंबे समय तक देखता तो हल्की चमक पैदा करती। एल्डरहो की ताकत के साथ उस पर फल का प्रभाव नगण्य था। फल को देखते हुए वह इसके स्वरूप के बारे में सोचने लगा। एल्डरहो के दिमाग में एक दुर्लभ और कीमती औषधीय जड़ी बूटी का नाम चुपचाप उभर आया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्रीन सोल फ्रूट होना चाहिए। ग्रीन सोल फ्रूट। जियोमिंग थोड़ा हैरान था, उसने पहले कभी इस औषधीय जड़ी बूटी का नाम नहीं सुना था। ठीक है, वास्तव में इस जड़ी बूटी को सिर्फ ग्रीन सोल ग्रास कहा जाना चाहिए। ग्रीन सोल ग्रास खुद कुछ नहीं करता है, पूरी औषधीय जड़ी बूटी का सार उस फल में है जो इसे पैदा करता है। ये फल ग्रीन सोल फ्रूट है। फल का रंग हरा होता है और बाहरी छिलके पर रेखाएं होती हैं जो किसी भी अन्य जंगली फल की तरह बहुत साधारण दिखती हैं, लेकिन अगर लोग इसे लंबे समय तक देखते हैं तो रेखाओं का उन पर थोड़ा असर होगा और हर कुछ मिनटों में फल एक विशेष प्रकार का उतार चढ़ाव भी करेगा जिसे केवल मजबूत आत्मा शक्ति वाले लोग ही पहचान सकते हैं। ग्रीन सोल फ्रूट एक बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है, यहाँ तक कि जियानान अकादमी में भी यह नहीं है, और मैं इसे केवल एक मौके के लिए मिला था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप इसे नहीं जानते हैं। एल्डरहो ने समझाया। तो ये ग्रीन सोल फ्रूट किस काम का है? ये सीधे किसी की आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है। एल्डरहो ने जड़ी बूटी को वापस जियाओमिंग को सौंप दिया और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे, इस बार तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वर्गीय ज्वाला और यह हरा आत्मा फल दोनों मिल गए। क्या यह हरा आत्मा फल इतना शक्तिशाली है? हालांकि जियाओमिंग ने अनुमान लगाया था कि यह औषधीय जड़ी बूटी क्या कर सकती है, लेकिन जब उसने वास्तव में इसकी पुष्टि की तो वह आश्चर्यचकित हो गया। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा शक्ति को बढ़ाने के बहुत कम साधन थे। आत्मा साधना की उस तरह की भ्रामक विधि का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी नियमित कीमियागर अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए डूक्युई क्षेत्र में अपनी सफलताओं पर निर्भर थे। जियाओमिंग भी ऐसा ही था, लेकिन चूंकि उसकी अपनी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए क्षेत्र की सफलता के कारण इस तरह की वृद्धि बहुत कम थी। पिछले 2 वर्षों में वह भी इस विशेष औषधीय जड़ी बूटी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इसकी इतनी मांग थी कि जियानान अकादमी के पास भी इसका स्टॉक नहीं था। इसलिए जियोमिंग ने इस बारे में सोचा तो वह बस हार मान सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से हार मान लेगा।
वह जानता था कि जियामा साम्राज्य के नालन परिवार के पास 7 भ्रम वाली हरी आत्मा लार थी, जो एक औषधीय जड़ी बूटी भी थी जो आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकती थी। उसने बाद में नालन परिवार की यात्रा करने की योजना बनाई। क्या नालन यानरान के दादा नालन जी गंभीर जहर से पीड़ित नहीं थे? जहर को दूर करने की शर्त पर यह 7 भ्रम वाली हरी आत्मा लार स्वाभाविक रूप से उपयोगी हो सकती है। इस ग्रीन सोल फ्रूट को सीधे आत्मा क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन इसे ग्रीन सोल पिल बनाने के लिए विभिन्न अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ग्रीन सोल पिल और भी अधिक उल्लेखनीय है क्योंकि यह ग्रीन सोल फ्रूट की प्रकृति को चरम पर ले जाती है, इसलिए मुझे डर है कि यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आप सीधे अपने आत्मा क्षेत्र को नश्वर क्षेत्र को पूरा करने के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसा हुआ कि ग्रीन सोल पिल और उन कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का नुस्खा जियानान अकादमी में उपलब्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी से इसे परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करने के लिए कह सकता हूँ। एल्डर हो ने एक पल के लिए सोचा और जियाओ मिंग से कहा, मास्टर, क्या ये ग्रीन सोल पिल बहुत उच्च श्रेणी की है? क्या तुम इसे परिष्कृत नहीं कर सकते? ग्रीन सोल पिल एक उच्च श्रेणी की 6ठी श्रेणी की गोली है। मैं इसे कैसे परिष्कृत कर सकता हूँ जबकि मैं केवल 5वीं श्रेणी का कीमियागर हूँ? हालांकि मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। हालांकि मैं 1 या 2 छठी श्रेणी के कीमियागरों को जानता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे इसे परिष्कृत करने के लिए कह सकता हूं। एल्डर हो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसे एक गोली के रूप में परिष्कृत करना बहुत जोखिम भरा है। वास्तव में मुझे लगता है कि आपको बस ग्रीन सोल फ्रूट का उपयोग करना चाहिए, हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा खराब है। एल्डर हो को अपने बारे में सोचते हुए देखकर जियाओ मिंग बेहद भावुक हो गया। ये सोचते हुए कि एल्डर हो लंबे समय से 5वें स्तर के कीमियागर में फंस गए थे, जियो मिंग ने कहा, मास्टर, आप इस हरे आत्मा फल का उपयोग क्यों नहीं करते? मेरा मानना है कि इस औषधीय जड़ी बूटी के साथ आप बहुत जल्दी 6ठे स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। ग्रीन सोल फ्रूट के बिना वह बाद में नालन परिवार से 7 भ्रम ग्रीन स्पिरिट लार प्राप्त कर सकता था। वैसे भी उसके पास पहले से ही स्वर्गीय ज्वाला थी और कहा जा सकता था कि वह आसानी से नालन जी को जहर को शुद्ध करने में मदद कर सकता था। इसलिए कहा जा सकता है कि 7 भ्रम ग्रीन आध्यात्मिक लार पहले से ही उसकी जेब में थी। एल्डर हो दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो मिंग ऐसा कहेगा। कीमियागर स्तर और आत्मा शक्ति के बीच एक संबंध था और वह इतने सालों से 5वें स्तर पर अटका हुआ था क्योंकि उसका अपना क्षेत्र एक अड़चन में पहुंच गया था और वह मूल रूप से केवल धीरे धीरे खेती करके ही सुधार कर सकता था। इस जड़ी बूटी के साथ उसकी आत्मा शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर हो जाएगी और तब तक 6ठे स्तर पर जाना वास्तव में कोने के आसपास ही होगा। हालांकि जियो मिंग के प्रस्ताव के लिए एल्डर हो ने इनकार कर दिया। उसने संतोष के साथ अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और कहा, एक शिष्य के पास एक पुत्रवत हृदय होने से मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि यदि आप अभी अपने आत्मा क्षेत्र को उच्च स्तर तक बढ़ा सकते हैं तो आपके भविष्य के लिए लाभ अनंत हैं। इस औषधीय जड़ी बूटी को अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए। मुझे इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब से मेरी बात सुनो और भविष्य में इतनी मूर्खता मत करो। एल्डर हो ने दृढ़ता से मना कर दिया। जियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने फिर से बोलने से इनकार कर दिया। वह एल्डर हो के चरित्र को जानता था और चूंकि वह पहले ही बोल चुका था और मना कर चुका था, इसलिए वह चाहे जो भी कहे उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसे भूल जाओ, मैं नालन परिवार के 7 भ्रमों की हरी आत्मा लार को बाद में मास्टर को दे दूंगा, जियाओ मिंग ने खुद से सोचा। तो आप इसे ग्रीन सोल पिल के रूप में परिष्कृत करना चाहते हैं? जियाओ मिंग के इरादे एल्डर हो को पता नहीं थे। उन्होंने बस जियाओ मिंग से विनम्रता से पूछा जो चुप रहा। यह भूल जाओ, ये बहुत जोखिम भरा है। मैं इसे सीधे ले लूंगा। ग्रीन सोल फ्रूट के औषधीय गुण इतने बुरे नहीं होने चाहिए। भले ही यह नश्वर पूर्णता के दायरे तक न पहुंच सके, ये बहुत बुरा नहीं है। वैसे गुरु, ये ग्रीन सोल पिल रेसिपी, क्या आप इसे मुझे सिखा सकते हैं? अपने होश में लौटते हुए जियाओ मिंग ने जवाब दिया। जियाओ मिंग को देखकर जो उस पर मुस्कुरा रहा था, एल्डर हो ने उसे गुस्से से देखा। तुम जब भी गोली की रेसिपी देखोगे तो उसे लेना चाहोगे, जल्दी या बाद में तुम मेरे ताबूत को भी खाली कर दोगे। ये कहते हुए एल्डर हो ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में स्टोरेज रिंग से एक प्राचीन गोली की रेसिपी निकाली और उसे जियाओ मिंग को सौंप दिया। मैं बस सिम्युलेटर द्वारा अधिक उच्च स्तरीय गोलियां प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जियाओ मिंग ने गोली की रेसिपी ली, लेकिन शब्दों को जोर से नहीं कहा कि उसका पुनर्जन्म हुआ था और सिम्युलेटर उसके सबसे बड़े रहस्य थे और वह किसी को नहीं बताएगा। उसने ग्रीन सोल फ्रूट और गोली की रेसिपी को एक साथ अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। जियाओ मिंग एल्डर हो के साथ बातचीत करता रहा। केवल 1 घंटे के बाद जियाओ मिंग उठकर चला गया। अध्याय 54, जियो शान। जियो मिंग, जो एल्डर हो के निवास से निकल चुका था, कार्यालय भवन में गया। उसने प्रशिक्षक जीहू को पाया जो उसके कार्यालय में था। उसने उसे अपनी वापसी की खबर बताई। जब उसने देखा कि जियो मिंग सुरक्षित लौट आया है तो जीहू बहुत खुश हुआ और उसे आराम करने और कल की इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार होने के लिए कहा।
जियोमिंग ने बार बार सिर हिलाया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जियोमिंग ने सुबह साधना में बिताई। अगले दिन जियोमिंग नहा धोकर अपने निवास से इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता स्थल की ओर चल पड़ा। रास्ते में जियोमिंग ने जियानान अकादमी की वर्दी पहने कई युवक युवतियों को उसी सड़क पर देखा, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उत्साह और खुशी के भाव थे। ये स्पष्ट था कि वे इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में बहुत रुचि रखते थे, खासकर वे नए छात्र जो अभी अभी जियानान अकादमी में दाखिल हुए थे। यह इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता देखने का उनका पहला मौका था, और हालांकि वे भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन वे पूरे महाद्वीप से प्रतिभाओं से मिल सकते थे और उन्हें देख सकते थे, इसलिए उनके चेहरे पर होने वाले टूर्नामेंट से प्रत्याशा की झलक दिखाई देने वाली थी। चचेरा भाई जियाओमिंग जो चल रहा था, ने अचानक एक ईमानदार आवाज़ वाली आवाज़ सुनी और अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने मोटे कंधों और गोल कमर वाले एक लड़के को देखा जो उससे कुछ ही दूरी पर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियाओ शान था, जियाओ परिवार का एक सदस्य जो जियाओमिंग के साथ जियानान अकादमी आया था। न केवल जियाओमिंग ने चिल्लाहट सुनी, बल्कि अन्य छात्रों ने भी इसे सुना और चारों ओर देखा। जियाओमिंग, क्या ये जियानान अकादमी का पहला प्रतिभाशाली जियाओमिंग है? इस जियाओमिंग के अलावा क्या कोई और जियाओमिंग है? मैंने सुना है कि सीनियर जियाओमिंग ने 2 साल के लिए अकादमी में प्रवेश लिया था और उसकी साधना पहले से ही कई पुराने सीनियर से आगे निकल गई थी और उसकी कीमिया कौशल भी तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। सीनियर जियाओमिंग इस साल इन अकादमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता जीतने के लिए भी सबसे बड़ा पसंदीदा है। वह कहाँ है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, जल्दी से मुझे दिखाओ कि वह कैसा दिखता है। वह वही है, टोपी वाला। अपने आसपास के छात्रों की प्रतिक्रिया पर आंख मूंदकर जियाओमिंग रुक गया और जियाओ शान के आने का इंतजार करने लगा और दोनों साथ साथ चलने लगे। चचेरे भाई जियाओ शान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे अकादमी में इतनी जोर से मत बुलाओ? जियाओमिंग ने एक असहाय मुस्कान के साथ कहा। जियाओ शान, उसके चचेरे भाई जियाओमिंग को पहले उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ज्यादा संपर्क के बाद जियाओमिंग ने पाया कि जियाओ शान काफी भोला था। कई बार जियाओमिंग खुद को दूसरों से अलग दिखना पसंद नहीं करता था, इसलिए जब वह बाहर जाता था तो अक्सर टोपी पहनता था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उनके लिए टोपी न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जियाओ शान अक्सर उसे एक नज़र में पहचान लेता था और दूर से ही उसका नाम पुकारता था। जब जियाओ शान उसे नाम से पुकारता था तो उसे कुछ समय के लिए दूसरों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता था। जियाओमिंग ने एक बार जियाओ शान को सलाह दी थी कि वह उसे सार्वजनिक रूप से जोर से न पुकारे। यह नहीं कहा जा सकता कि यह काम नहीं करता था। जियाओ शान ने उसे थोड़ी दूरी से पुकारा, लेकिन फिर भी यह जोर से था। जियाओमिंग इसके बारे में केवल असहाय महसूस कर सकता था। वास्तव में जियाओ शान का ये चरित्र उनकी पहली मुलाकात में परिलक्षित हुआ था। उस समय जियाओ शान ने भी अपना नाम बहुत जोर से पुकारा था, मानो उसके इस चरित्र को दर्शाते हुए शुरुआती स्वीकारोक्ति से उसका मूल रूप से बल्कि आनुपातिक शरीर 2 साल से भी कम समय में बाघ की पीठ वाले मांसल आदमी में बदल गया। ओह, मैं अगली बार ध्यान दूंगा, मोटे जियाओ शान ने अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियाओ शान की भोली भाली शक्ल देखकर जियाओमिंग ने आंखें घुमाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय पूछा, क्या तुमने इस बार इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया है? नहीं, मेरी ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर है। चयन टूर्नामेंट में शीर्ष 50 में प्रवेश करने का थोड़ा सा मौका पाने के लिए कम से कम 5 सितारा डू मास्टर की आवश्यकता होती है। मैं अभी भी इससे बहुत दूर हूँ। जियाओ शान ने अपने चेहरे पर हार के भाव के साथ उत्तर दिया। जियाओमिंग मुस्कुराया और जियाओ शान के दायरे को समझने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर। वास्तव में ये बहुत बुरा था। जियानान अकादमी में जियाओ शान की प्रतिभा को उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, और ये तथ्य कि वह 2 साल में 9 सितारा डू शिष्य से 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर बनने में सक्षम था, ये सब जियाओमिंग द्वारा उसे बहुत सारे संसाधन दिए जाने का परिणाम था। अन्यथा दायरा और भी कम हो सकता था। बेशक जियाओ शान अभी सिर्फ 18 साल का था, और 18 साल का 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर जियामा साम्राज्य में एक असाधारण अस्तित्व था, और अगर जियाओ शान जियाओ परिवार में वापस लौटना चाहता था तो उसे भी प्राथमिकता प्रशिक्षण दिया जाएगा। बस ये था कि उसका थोड़ा प्रशिक्षण जियानान अकादमी के प्रशिक्षण जितना अच्छा नहीं था। जियानान अकादमी में बाहरी अकादमी में सिर्फ 3 साल की कक्षाएं हैं। अगर आप इस बार आंतरिक अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकते तो आपको अपनी कक्षा दोहराने के लिए आवेदन करना होगा। आपको साल दोहराने के लिए बड़ी रकम तैयार करनी होगी। क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है, या आप अपने माता पिता के साथ रहने के लिए परिवार में वापस जाना चाहते हैं? मैं अकादमी में रहना चाहता हूँ, सिवाय इसके कि मेरे माता पिता सिर्फ साधारण कबीले के सदस्य हैं और उनकी साधना का स्तर अभी मेरे जितना ऊंचा नहीं है, इसलिए हमारे पास धन की कमी है। हालांकि मेरे पिता ने कबीले से धन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि धन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
ये देखकर कि जियाओ शान के पास एक योजना थी, जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ और कहने का इरादा नहीं किया। अगर जियाओ शान ने जियाओ परिवार में लौटने का फैसला किया तो ये केवल यही कहा जा सकता है कि वह दूरदर्शी था। अच्छी बात यह थी कि हालांकि जियाओ शान थोड़ा भोला था, लेकिन वह वास्तव में मूर्ख नहीं था और जानता था कि उसे अपने भले के लिए क्या करना है। जहां तक जियो शान के माता पिता के पास इतना पैसा न होने की बात है, वह ये भी जानता था। उसने जियो शान को ये कहते सुना था कि उसके माता पिता कबीले के सदस्य थे जो आयु समारोह के दौरान 7 सितारा डू शिष्य साधना क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए भेजा गया था। स्वाभाविक रूप से वे अमीर नहीं हो सकते थे। मूल रूप से जियो मिंग ने उन्हें थोड़ा प्रायोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह आवश्यक नहीं था। जियो परिवार अभी भी वह पैसा प्राप्त कर सकता था। ठीक है, इस इन अकादमी चयन प्रतियोगिता के बाद चचेरे भाई जियो मिंग, आपको इन अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अचानक जियो शान ने अपने चेहरे पर ईर्ष्या के साथ पूछा। हे, मुझे सक्षम होना चाहिए। जवाब में जियो मिंग ने इनकार नहीं किया। ओह, तब तक मैं बाहरी अकादमी में अकेला रह जाऊंगा, जियो शान ने अनिच्छा से कहा। फिर कड़ी मेहनत करो और मैं आंतरिक अकादमी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियो परिवार के सदस्यों के जियानान अकादमी में होने के इस मामले पर बात करते हुए जियो मिंग भी अवाक रह गया। पूरे जियो परिवार से केवल 2 लोग, जियो मिंग और जियो शान, जियानान अकादमी में थे। जियो मिंग के अलावा जियो शान अपने आयु वर्ग में एकमात्र व्यक्ति था। ऐसा नहीं है कि जियो शान के समान आयु की जियो परिवार की पीढ़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी जियो डिंग था जो जियो शान से 1 वर्ष बड़ा था, और जियो ली जो 1 वर्ष छोटा था। इन दोनों लड़कों में अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन जियो मिंग को नहीं पता था कि वे जियानान अकादमी क्यों नहीं आए। जियो मिंग जियो यान के 2 बड़े भाइयों के चयन पर अवाक रह गया। क्या ये बर्बादी नहीं थी? अगर वे दोनों जियानान अकादमी में आ गए होते तो वह कबीले के साथी होने की वजह से उन्हें अनदेखा नहीं करता। उनकी साधना वुटैन शहर की तुलना में तेज होती है न? जहां तक जियाओ मिंग का सवाल है, जो जियानान अकादमी में था, उसे पता था कि जियाओ डिंग और जियाओ ली केवल जियाओ परिवार में रहने के लिए तैयार थे और जियानान अकादमी में आने के लिए तैयार नहीं थे। उसने यह बात जियाओ शान से सुनी, जिसने इस साल के नामांकन के लिए योगदान अंक और घर वापस आने के लिए भी साइन अप किया था। जब जियाओ शान वापस लौटा तो उसने जियाओ मिंग को इसके बारे में बताया। वैसे भी जब जियाओ मिंग को पता चला तो उसका चेहरा बहुत अच्छा था। चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, उसे न आने का कोई कारण नहीं सूझा। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ शान ने जियाओ परिवार को यह नहीं बताया था कि वह पहले से ही तीसरे दर्जे का कीमियागर है? इसके बारे में सोचना असंभव था। ऐसा नहीं था कि ऐसी बात छिपाने से कोई फायदा था। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी जेड बोतल निकाली और जियाओ शान को फेंक दी। इसके अंदर 3 वेंस ग्रीन स्पिरिट पिल है। जब आप डू मास्टर के पास जाएंगे तो आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आपका दायरा 3 सितारों तक बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि इस पिल के साथ आप अगले साल इन अकेडमी में प्रवेश कर पाएंगे। उसके हाथ उस गोली की बोतल को लेने में व्यस्त थे जिसे जियाओ मिंग ने उस पर फेंका था। ये सुनकर कि यह गोली इतनी शक्तिशाली है, जियाओ शान का हाथ एक पल के लिए कांप उठा और फिर उसे जियाओ मिंग को वापस दे दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी जब उसने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह गोली किस स्तर की है। ये बहुत मूल्यवान होनी चाहिए। मुझे आपके चचेरे भाई से पहले ही बहुत मदद मिल चुकी है। मैं ये गोली स्वीकार नहीं कर सकता। जियाओ मिंग को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ शान उसे यह गोली वापस कर देगा। एक गोली जो सीधे साधना को बढ़ा सकती थी, साधकों को बहुत लुभाती थी। अगर उसने ये दवा जियाओ परिवार के बुजुर्गों और कबीले के मुखिया को दी होती तो शायद इसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाता, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 विनम्र शब्दों के साथ। जियाओ शान, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। जियाओ शान की अनिच्छा को देखते हुए जब उसने इसे वापस किया तो जियाओ मिंग मन ही मन हंसा। आप इसे ले सकते हैं। एक व्यक्ति 3 नसों वाली ग्रीन स्पिरिट गोली में से केवल एक ही ले सकता है। मैंने पहले ही एक ले ली है। यह अब मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसे रखना बेकार है। जियो शान ने गोली की बोतल अपने हाथ में पकड़ी। वह चुप था। ये बेकार कैसे हो सकता है? हालांकि जियाओ शान थोड़ा भोला हुआ करता था, लेकिन वह वास्तव में मूर्ख नहीं था। इस तरह की चीजें जब बेची जाती हैं तो बहुत पैसे की होती हैं। वह जानता था कि जियाओ मिंग सिर्फ उसे बेहतर महसूस कराने और गोली स्वीकार करने के लिए ऐसा कह रहा था। ये सोचते हुए जियाओ शान की आंखें थोड़ी नम थीं और उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। जैसा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। जियाओ शान की विचित्रता जियाओ मिंग ने देखी और केवल फूट फूट कर हंसा। वह अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ कैसे हो सकता है? हालांकि उसने जियाओ शान को इतना प्रशिक्षित करने का कारण यही था। अगर जियाओ शान ने गोलियां स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और उसके मन में थोड़ी भी कृतज्ञता नहीं थी, तो उसे विचार करना होगा कि उसे प्रशिक्षित करना इसके लायक है या नहीं।
आखिरकार जियाओ शान को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य केवल जियाओ परिवार को एक विशेषज्ञ और खुद को बचाने के लिए थोड़ी अधिक क्षमता देना था। आखिरकार भविष्य में वह जियाओ परिवार के साथ जो समय बिताएगा वह निश्चित रूप से बहुत कम होगा। उन बुजुर्गों को प्रशिक्षित करना उतना मूल्यवान नहीं था जितना कि युवाओं को, और जियाओ शान एक युवा कबीले का सदस्य था जिसमें कुछ प्रतिभा थी, इसलिए उसने उसे प्रशिक्षित किया था। अगर वह एक सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए को प्रशिक्षित करता तो वह उन संसाधनों से कुत्तों को भी खिला सकता था और फिर कुत्तों को गेट की रखवाली करने के लिए जियाओ परिवार से बांध सकता था। ये सब एक सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए को पालने से ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। गोलियां प्राप्त करने के बाद जियाओ शान थोड़ा शांत हो गया। आखिरकार वे अभी भी एक ही कबीले से थे और उन दोनों ने जियानान अकादमी में 2 वर्षों में एक गहरा रिश्ता भी बनाया था, इसलिए जियाओ शान के व्यक्तित्व की बदौलत वह थोड़ी देर बाद सामान्य हो गया था। दोनों चलते चलते बातें करते रहे। बातचीत के अंत में जियाओ मिंग को अचानक कुछ याद आया और उसने जियाओ शान को एक स्टोरेज रिंग थमा दी। उन्होंने जियो शान को यह भी बताया कि आंतरिक अकादमी में प्रवेश करने के बाद वह फिलहाल इतनी जल्दी कबीले में वापस नहीं आएगा, और जियो शान को कबीले को खबर देने के लिए कहा और कहा कि भंडारण रिंग के अंदर की चीज़ें कबीले के लिए थीं, ताकि जियो शान अगली बार जाने पर उन्हें कबीले के मुखिया और बुजुर्गों के पास ले जा सके। चूंकि यह कबीले के लिए कुछ था, इसलिए जियाओ शान ने इसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे स्वीकार कर लिया और अपनी छाती थपथपाई और इसे कबीले को बिना चूके देने का वादा किया। जियानान अकादमी बहुत बड़ी थी और काफ़ी देर तक चलने के बाद दोनों आखिरकार उस अखाड़े में भीड़ के बीच में पहुंच गए जहां इस बार इन अकादमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। अध्याय 55 चयन दौर की शुरुआत। जियानान अकादमी के एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में वे सभी लोग शामिल थे जो अकादमी में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हुआ करते थे। ये निस्संदेह उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है जो इन लोगों को अपने आदर्श और प्रशंसा की वस्तु के रूप में देखते हैं। इसलिए भले ही जियानान अकादमी के सबसे बड़े चौक का उपयोग इस आयोजन के लिए किया गया था, फिर भी ये लोगों से भरा हुआ था। अनगिनत जियानान अकादमी के छात्र अखाड़े में सीटों पर कब्जा करने के लिए दौड़े और ब्लीचर्स की एक झलक ने काले सिर और एक शोर को बादलों में उड़ा दिया। ये वह दृश्य था जिसे जियाओ शान और जियाओ मिंग ने देखा जब वे दोनों अंदर घुसे। यह क्या हो रहा है? जियाओ शान शोरगुल वाले अवसर को देखकर थोड़ा अचंभित था। शोर समुद्र की लहरों की तरह था जो लहरों में आ रहा था, जिससे जियाओ मिंग, जो ज्यादातर समय अकेला रहता था और शांत वातावरण का आदी हो चुका था, भौचक्का रह गया। अखाड़े को स्कैन करने के बाद उसने कहा, हमें थोड़ी देर हो गई है, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे साथी कहाँ हैं, उन्हें बहुत पहले ही अपनी सीट ले लेनी चाहिए थी। जियाओ शान ने जियाओ मिंग की बात सुनी, आह भरी, और फिर जियाओ मिंग की तरह ही इधर उधर देखा। उसने जल्द ही एक खोज की और एक स्टॉल की ओर इशारा किया और आश्चर्य से चिल्लाया, देखो, हमारी कक्षा के सभी लोग वहाँ स्टैंड में हैं और ट्यूटर जीहू भी वहाँ हैं। जियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाया और जिस दिशा में इशारा किया था उस दिशा में देखा और पाया कि यह वास्तव में मामला था। इसलिए जियाओ शान को इशारा करते हुए वे साथ साथ आगे बढ़े। वे दोनों जल्दी से भीड़ के बीच से निकलकर उस कक्षा की ओर बढ़ गए जिसमें वे थे। जियो शान, जियो मिंग, तुम दोनों यहाँ हो, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम दोनों ही हमारी कक्षा से गायब हो, जल्दी से बैठ जाओ, बाद में चयन दौर शुरू होगा। शिक्षक जीहू, जो ब्लीचर पर बैठे थे, बहुत चौकन्ने थे और उन्होंने अपने 2 छात्रों को आते देखा। गुड मॉर्निंग ट्यूटर जीहू। जीहू को उनका अभिवादन करते देख दोनों जियाओ मिंग ने उनका अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने कुछ परिचित छात्रों का अभिवादन करने के बाद जियाओ मिंग ने अपना ध्यान अखाड़े की ओर लगाया। इस प्रतियोगिता के लिए विशाल अखाड़ा एक वृत्त के आकार का था और अखाड़े के चारों ओर पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर फैली हुई थीं, जिनका आकार एक ग्लैडिएटोरियल अखाड़े जैसा था। शिक्षक जीहू द्वारा चुनी गई स्थिति सीढ़ियों पर न तो बहुत ऊंची थी और न ही बहुत नीची, और स्थान बहुत अच्छा था। हालांकि यह स्थिति अच्छी थी, लेकिन ये सबसे अच्छी नहीं थी। जियाओ मिंग ने अखाड़े के चारों ओर अपनी नज़र घुमाए और आखिरकार ग्रैंड स्टैंड के केंद्र की स्थिति पर रुक गया। वह एक तरफ सबसे अच्छा दृश्य वाली सीट थी। केवल 4 सीटें थीं और वहां केवल 4 बूढ़े लोग बैठे थे जिनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद थी। उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग के गुरु एल्डर हो थे। एल्डर हो 4 सीटों में से सबसे बाईं ओर बैठे थे और उसके दाईं ओर के 3 बुजुर्ग जियाओ मिंग को जानते थे। उनमें से एक, जो एल्डर हो के बगल में बैठा था और उससे बात कर रहा था, वह हुजिया के दादा हुगान आउटर जियानान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक थे। उसके बगल में बैठे अन्य 2 बुजुर्ग आउटर अकादमी के बुजुर्ग थे। ये 4 लोग स्पष्ट रूप से उस मंच पर बैठे थे और जियाओ मिंग की धारणा में उसने महसूस किया कि उनके चारों ओर कभी कभी स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे स्थानिक उतार चढ़ाव बाहरी अंतरिक्ष के साथ तभी प्रतिध्वनित हो सकते हैं जब उनके शरीर में डूबी हुई एक निश्चित सीमा तक मजबूत हो।
स्पष्ट रूप से वे चारों डू सम्राट के शिखर स्तर पर थे, डू पूर्वज से केवल आधा कदम दूर। अगर उनके पास जोंग ब्रेकिंग पिल होती तो उसे डर था कि वे सीधे डू पूर्वज में प्रवेश कर सकते थे। दुर्भाग्य से, हालांकि जियानान अकादमी के पास धन या औषधीय सामग्रियों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उच्च स्तरीय कीमियागर नहीं था जो जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत कर सके, और इस आधे कदम की दूरी ने उन्हें अज्ञात वर्षों तक फंसाए रखा। जब जियाओ मिंग बूथ में 4 लोगों को देख रहा था तो चारों लोगों को अचानक कुछ महसूस हुआ। मूल रूप से आलसी आंखें हिल गईं और उनकी धुंधली नज़र सीधे जियाओ मिंग से मिली। ये देखने के बाद कि उसका शिष्य उसे देख रहा है, एल्डर हुओ ने जियाओ मिंग को मुस्कुराते हुए देखा। अन्य 3 ने भी जियाओ मिंग को अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। उनमें से एक, हु गान ने जियाओ मिंग को देखा और आश्चर्य में एल्डर हुओ से कहा, एल्डर हुओ, क्या ये बच्चा जियाओ मिंग पहले से ही 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर है? जब एल्डर हुओ, जो हमेशा चुप रहते थे, ने हु गान से यह सवाल सुना तो उन्होंने तुरंत ऐसे लहजे में कहा जैसे उन्हें स्टील न होने के कारण लोहे से नफरत हो। हाँ, कुछ दिन पहले जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था तो उसने सफलता हासिल की। मैंने उसे बाहर न जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वह 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर बनकर वापस आया। मैं कहता हूँ, क्या तुम ऐसा कहने से पहले अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान नहीं रख सकते? दूसरों ने एल्डर हुओ के चेहरे पर मुस्कान देखी और जाना कि वह ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को पाकर प्रसन्न हैं। लेकिन वे केवल ईर्ष्या से देख सकते थे। किसने इस एल्डर को भाग्यशाली होने दिया और पहले स्थान पर नेतृत्व करने दिया? ये जानना जरूरी था कि जब ये राक्षस जियाओ मिंग जियानान अकादमी में दिखाई दिया तो सभी बुजुर्गों ने जो समाचार सुना था उसे शिष्य के रूप में लेने की इच्छा थी। हर कोई अभी भी समाचार के बारे में पूछ रहा था और जब जियाओ मिंग को एल्डर हुओ ने ले लिया था तब भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। उस समय ऐसे कई लोग थे जिन्होंने एल्डर हुओ को अनैतिक होने और अपने कदम में इतनी जल्दी करने के लिए निजी तौर पर डांटा था। हालांकि जियाओ मिंग के पास अपनी साधना प्रतिभा के अलावा कीमिया प्रतिभा भी थी, इसलिए एल्डर हुओ के हाथों में वह वास्तव में उनके हाथों से कहीं बेहतर था। 6 साल का डू प्रैक्टिशनर, 9 साल से भी कम उम्र का डू ग्रैंड मास्टर इन अकेडमी में प्रवेश करने के बाद ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर से मिले प्रोत्साहन के साथ मुझे डर है कि वह स्नातक होने से पहले ही डू किंग की ताकत तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। उस समय बदमाश जियाओ मिंग की उम्र कितनी होगी? 14 साल से भी कम। तस्क, कितना विकृत व्यक्ति है। ऐसा कहते हुए हु गन के चेहरे पर ईर्ष्या की झलक और भी मजबूत होती गई। उसने अपनी पोती हु जिया के बारे में सोचा, हालांकि उसकी प्रतिभा दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन जियाओ मिंग के साथ कोई तुलना नहीं थी। उसी उम्र में हु जिया एक डू प्रैक्टिशनर भी नहीं थी। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बीच की सीट पर बैठे बुजुर्गों की बातचीत को छोड़ दें। जियाओ मिंग के कुछ देर इंतजार करने के बाद इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हुई। जब एक अधेड़ उम्र का रेफरी धीरे धीरे स्क्वायर में दाखिल हुआ तो स्टैंड से जोरदार जयकारे गूंज उठे। जैसे ही रेफरी का हाथ नीचे दबा, जयकारे कम हो गए और मंच के चारों ओर देखने के बाद अधेड़ उम्र के रेफरी ने जोर से कहा, सभी छात्रों, आज लंबे समय से प्रतीक्षित वार्षिक इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता है। इस बार प्रतिभागी सभी जुबान और हुआन रैंक वर्गों के साथ साथ कानून प्रवर्तन इकाई और कीमिया विभाग से आते हैं और वे सभी अपने अपने वर्गों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कुल 300 लोग। इस चयन के नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले, वे सभी सहपाठी हैं, किसी को भी दूसरे सहपाठी को मारने की अनुमति नहीं है। दूसरा, जो लोग उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि यह एक छोटा अपराध है, या अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा यदि यह एक बड़ा अपराध है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। मैं इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता की आधिकारिक रूप से शुरुआत की घोषणा करता हूँ। ये कहने के बाद शिक्षक धीरे धीरे रेफरी की सीट पर लौट आया। रेफरी की सीट से 2 नाम भी दिखाई दिए। जुबान रैंक कक्षा 1 काओ वेई, रैंक हुआन कक्षा 9 झाओ युजेन। जो लोग इन अकेडमी चयन टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम थे उनके पास न्यूनतम 5 सितारा डू मास्टर का क्षेत्र था। रोल कॉल सुनकर प्रतियोगिता के लिए पहले से ही तैयार 2 व्यक्ति तुरंत स्टैंड से नीचे आ गए। एक दूसरे को देखते ही उनकी आंखों से चिंगारी निकल पड़ी। उनके शरीर से अलग अलग विशेषताओं वाले डू क्यूई उभरे जो उन्हें डू क्यूई के एक आदर्श आवरण में ढंक रहे थे। प्रत्येक वर्ग के पास टूर्नामेंट के लिए सीमित संख्या में स्थान थे और दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्षम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अभी भी अपनी कक्षा में लोकप्रिय थे। दोनों के पीछे उनके संबंधित वर्गों से समर्थन की अंतहीन धारा बह रही थी। इस तरह के उत्साही माहौल के साथ प्रतियोगिता व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी। मैचों की लहरें समाप्त होते ही समय बीत गया। 40वें दौर के अंत में जजों में से एक ने धीरे से खड़े होकर मैदान के चारों ओर देखा और अंत में जोर से कहा, राउंड 41, जुबान रैंक क्लास 8 जियाओ मिंग, हुआन रैंक क्लास 2 फैंग बिंग। अध्याय 56, आसान जीत।
जब रेफरी के शब्द गिरे तो शोरगुल वाला अखाड़ा कुछ देर के लिए शांत हो गया। तुरंत अनगिनत निगाहें जियोमिंग की ओर एक हरकत के साथ मुड़ गईं। जिज्ञासा, जांच, ईर्ष्या, जलन, प्रशंसा, किसी भी मामले में सभी तरह की आंखें एक साथ थीं। इस स्थिति ने पूरी तरह से दिखाया कि जियानान अकादमी के छात्र जियोमिंग पर कितना ध्यान दे रहे थे। चूंकि उन्हें लगा कि अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए टोपी पहनना बहुत दिखावा था, इसलिए जियोमिंग ने उस समय अपनी टोपी उतार दी थी, जिससे उनका रूप प्रकट हो गया। अपने हाथ में टोपी को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए जियोमिंग खड़ा हो गया। प्रशिक्षक जी हूँ, मैं पहले अखाड़े में जाऊंगा। फैंग बिंग हुआन रैंक कक्षा 2 का शीर्ष छात्र है। वह 1 साल से स्कूल में रह रहा है। डूक्यूई बर्फ विशेषता, उसका डूक्यूई खेती का स्तर 9 सितारा डू मास्टर है। उसके पास जुबान बिंगपाम नामक एक जटिल चाल है। सावधान रहें। गोहू जानता था कि फैंग बिंग जियाओमिंग को बहुत परेशान नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी जानकारी प्रदान की ताकि जियाओमिंग को अपने प्रतिद्वंद्वी को न समझने के कारण नुकसान न उठाना पड़े। चचेरे भाई जियाओमिंग, इसके लिए आगे बढ़ो। जियाओ शान ने किनारे से प्रोत्साहन दिया। इसके लिए आगे बढ़ो जियाओमिंग, हम जानते हैं कि तुम बहुत मजबूत हो। जल्दी करो और मैच खत्म करो। हा हा हा। कक्षा 8 जुबान रैंक के छात्रों ने जियाओमिंग पर भरोसा किया और हंसी मजाक के साथ उसका उत्साहवर्धन किया। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जियाओमिंग से मैच जल्दी खत्म करने का आग्रह किया। कोई नहीं बता सकता था कि फैंग बिंग, जो पहले से ही स्टैंड में था, उनके शब्दों को सुनकर क्या सोचेगा। उसे बहुत अच्छा महसूस होने की संभावना नहीं थी। जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को धन्यवाद दिया जो उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, और एक ही कदम के साथ उसका पूरा शरीर तुरंत तीर की तरह हवा में चौक को पार कर गया। जियाओमिंग के मंच पर उतरने के बाद आसपास के ब्लीचर्स से तुरंत जयकारों की सुनामी फूट पड़ी। ये देखा जा सकता था कि जियानान अकादमी में जियाओमिंग की लोकप्रियता वास्तव में बहुत अधिक थी। जियाओमिंग, वह लौटने के बाद मेरे पास नहीं आया। मैंने उसे कई बार खोजा है। हम्फ। बीच की सीट के ऊपर हुगन के बगल में लाल रंग की एक लड़की थी जो किसी समय दिखाई दी। जियाओमिंग को प्रवेश करते देखकर उसकी आंखें पहले चमक उठीं, फिर जैसे कि कुछ सोच रही हो, बोलते समय उसका मुंह फूल गया। नहीं, रुको, मैं प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उससे मिलने जाऊंगी। मैं देखूंगी कि वह मुझसे कैसे छिप सकता है। हुजिया के व्यवहार पर हुगन ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। यह अच्छा था कि उसकी अपनी पोती ने जियाओमिंग जैसे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताया। वह अपने कामों में इतना व्यस्त था कि जब हुजिया को पढ़ाने की बात आई तो वह थोड़ा लापरवाह हो गया, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व पहले से ही थोड़ा विद्रोही था और कोई नहीं बता सकता था कि अगर वह इसी तरह जारी रही तो उसका क्या होगा। जियाओमिंग आमतौर पर अच्छा व्यवहार करती है, अपने शिक्षकों का सम्मान करती है और हुजिया से ज़्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए वह उसके लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकती है। यह अफसोस की बात है कि जियाओमिंग जल्द ही आंतरिक अकादमी में प्रवेश करेगा और हुजिया उसका अनुसरण नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत कम है। हुगान ने मन ही मन खेद जताते हुए चुपके से कहा। रिंग में फैंग बिंग ने आसपास के स्टैंड से जियाओमिंग के समर्थन में नारे सुने। उस तेज गति ने उसके चेहरे को थोड़ा बदसूरत बना दिया, लेकिन सौभाग्य से उसके पीछे उसकी कक्षा ने उसे नहीं छोड़ा था और उसे बहुत जोर से चीयर कर रही थी। इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और जैसे ही उसने अपना मन स्थिर किया, बर्फ गुंडू क्यूई उसके शरीर से उभरी, राजसी ढंग से उसके शरीर को उसमें ढांकते हुए और एक आदर्श नीले डूक्यूई कवच का निर्माण किया। ऐसा करने के बाद फैंग बिंग ने जियाओमिंग की ओर रुख किया, जो बहुत दूर नहीं था और उससे स्पष्ट रूप से छोटा था, और विनम्रता से अभिवादन में झुका और कहा, फैंग बिंग। जियाओमिंग ने भी झुककर अभिवादन का जवाब दिया। जियाओमिंग को अभिवादन का जवाब देते हुए और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने डूक्यूई का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं होने के बाद फैंग बिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। हालांकि जियाओमिंग छोटा था, लेकिन यहाँ खड़े होने का मतलब था कि वह कम से कम डू मास्टर स्तर का था, लेकिन उसने अभी अपना डूक्यू कवच भी नहीं पहना हुआ था। इस स्थिति में केवल 3 संभावनाएं थीं, जिनमें से एक ये थी कि जियाओमिंग युवा और घमंडी था। 2. जियाओमिंग की ताकत भयानक थी और उसकी खुद की ताकत से कहीं ज्यादा बेहतर थी, इसलिए उसने अपने सुरक्षा कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। 3. जियाओमिंग को वास्तविक युद्ध का बहुत कम अनुभव था और वह सुरक्षा पहनना भूल गया था। जियाओमिंग, एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिए फैंग बिंग उसके चरित्र को समझता है। उसने नहीं सोचा कि जियाओमिंग पहला मामला था, न ही वह तीसरा था। वह किससे मजाक कर रहा है। इन दिनों जियानान अकादमी में यह अफवाह कि जियाओमिंग अकेले ही एक साहसिक कार्य के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में गया था, पागलपन था, और अब जियाओमिंग यहाँ सुरक्षित था। क्या इसे उसे कुछ पता नहीं चला? वह यह मानना पसंद करेगा कि वह खुद अपना डूक्यू कवच डालना भूल जाएगा, बजाय इसके कि वह यह मान ले कि जियाओमिंग भूल जाएगा। मुझसे ज्यादा ताकतवर, क्या वह डू ग्रैंड मास्टर है? फैंग बिंग की आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी और उसने कुछ नहीं कहा, जैसे कि जियाओमिंग उसे घूर रहा हो।
उसके हाथ से एक ठंडी बर्फ डुक्यू निकली और उसके पैरों ने उसके परिवार की निम्न स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक को अंजाम दिया। एक तेज हवा तोड़ने वाली आवाज़ सुनाई दी जब फैंग बिंग ने जियाओ मिंग की ओर तेजी से झपट्टा मारा। फैंग बिंग को देखते हुए, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसके हाथ में बर्फ का गुंड डुक्यू छोड़ने के लिए तैयार था, जहां भी वह रास्ते में गुजरता बर्फ के क्रिस्टल का निशान छोड़ता, सूरज की रोशनी में एक चमकदार चमक को दर्शाता हुआ। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मेरे साथ हाथापाई की तलाश में। फिर तुम किस्मत से बाहर हो जाओगे। स्टैक्ड आइस पाम। वे दोनों ज्यादा दूर नहीं थे और फैंग बिंग पलक झपकते ही जियोमिंग के सामने आ गया और उसका दाहिना हाथ, जो बर्फ के नीले रंग का था, निर्दयता से जियोमिंग के बाएं कंधे की ओर बढ़ा। उसके बाएं कंधे की त्वचा से ठंडी सनसनी फूट पड़ी। जियाओ मिंग का चेहरा उदासीन था और उसका बायां हाथ बिना किसी जल्दबाजी के ऊपर उठा, लेकिन उसने फैंग बिंग के दाहिने हाथ को पकड़ लिया जैसे ही वह उसके बाएं कंधे को छूने वाला था। ये कैसे संभव है? फैंग बिंग ने जियाओ मिंग को देखा, जिसका शरीर गतिहीन था और जिसका चेहरा उदासीन था और उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। जियाओ मिंग ने वास्तव में केवल अपनी शारीरिक शक्ति से उसके हमले को रोक दिया था। इस आदमी का असली दायरा कितने सितारों का था? मंच पर आसपास के दर्शक फैंग बिंग के हमले को आसानी से रोकते हुए देखकर चौंक गए। फैंग बिंग ने अपने दाहिने हाथ को पकड़ लिया और उसका दिल बेचैन हो गया क्योंकि बर्फीली, ठंडी ऊर्जा की एक स्थिर धारा उसके बाएं हाथ के क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। हालांकि उसने देखा कि जियाओ मिंग असहज नहीं लग रहा था। फैंग बिंग हार मानने को तैयार नहीं था और जियाओ मिंग लंबे समय तक मंच पर खड़े रहने के लिए बहुत आलसी था। उसने फैंग बिंग के बाएं हाथ पर अपनी पकड़ ढीली की और फिर फैंग बिंग से कहा, जो अचानक हरकत के कारण कई कदम पीछे हट गया था, वरिष्ठ फैंग बिंग, आपको अपनी सबसे मजबूत डू तकनीक, जुबान बिंग पाम का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आप मेरे खिलाफ नहीं जीत पाएंगे। उनके बीच मुक्का मुक्का का आदान प्रदान केवल 10 सेकंड तक चला था, लेकिन फैंग बिंग ने पहले ही अपने और जियाओ मिंग के बीच के अंतर को पहचान लिया था और उसे लगा कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली डू तकनीक का उपयोग करने पर भी जियाओ मिंग के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए ये सुनने के बाद वह बस कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तो चलो एक ही चाल में विजेता का फैसला करते हैं। ये कहने के बाद फैंग बिंग की डू क्यूई उसके शरीर के भीतर उमड़ पड़ी और अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने उसकी हथेली में एक चमकदार नीली रोशनी की चमक जगमगा उठी और इस नीली रोशनी के नीचे एक नीला बर्फ का क्रिस्टल संघनित होकर मैदान पर आकार ले लिया और पूरे प्रतियोगिता क्षेत्र का तापमान बहुत कम हो गया। ध्यान रहे, यह मेरी सबसे मजबूत डू तकनीक है, जुबान बिंग पाम। फैंग बिंग अत्यधिक ठंड के साथ जियाओ मिंग की ओर मुड़ा। एक पल पहले पैर के हमले की तुलना में यह इस समय फैंग बिंग का हमला था जिसने जियानान अकादमी के एक शीर्ष छात्र की शान दिखाए। इस हमले का सामना करते हुए जियाओ मिंग के हाथ में लाल डू क्यूई ने ऊर्जा की एक परत बनाई और किसी भी डू तकनीक का उपयोग किए बिना जियाओ मिंग सीधे आने वाले फैंग बिंग के खिलाफ गया। हालांकि उसने डू तकनीक का उपयोग नहीं किया, लेकिन जियाओ मिंग की मुट्ठी द्वारा लाई गई भयानक ऊर्जा ने अंतरिक्ष को थोड़ा उतार चढ़ाव दिया और ध्वनि विस्फोटों की चुभने वाली आवाज़, जैसे कि गड़गड़ाहट की आवाज़, लगातार थी, इसलिए कोई भी बता सकता था कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। धमाका। जिस कठोर पत्थर की पटिया पर वे संपर्क में आए, वह सीधे जोरदार धमाके के साथ टूट गई और दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। दोनों के बीच टकराव भी बर्फ और आग का टकराव था, जिसमें हवा में बड़ी मात्रा में नमी फैंग बिंग द्वारा बर्फ में संघनित हो गई और फिर जियाओ मिंग के हाथ की गर्मी से धुंध में वाष्पित हो गई। जमीन से उठने वाली धुंध और राख ने दोनों लोगों को घेर लिया। बिना प्रतीक्षा किए बड़ी संख्या में दर्शक परिणाम पर अटकलें लगाने लगे। एक मानव आकृति उसमें से उड़ी और जोर से जमीन पर गिरी, 10 मीटर से अधिक दूरी तक धरती को खरोंचती हुई धीरे धीरे रुक गई। बहुत से लोगों की निगाहें उस स्थान पर दौड़ी जहां आकृति को पीछे की ओर फेंका गया था, और जब उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जिसे पीछे की ओर फेंका गया था और पराजित किया गया था, तो उन्हें आश्चर्य के बिना पता चला कि यह फैंग बिंग था। अखाड़े के किनारे पर विस्फोट के बल से फैंग बिंग की शर्ट लगभग फट गई थी और उसका शरीर उस मलबे से चोटों से ढका हुआ था जो उस पर गिर गया था। बेशक ये चोटें भयानक लग रही थीं, लेकिन वास्तव में ये केवल सतही चोटें थीं। अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता तो वह अभी भी लड़ सकता था। हालांकि फैंग बिंग जानता था कि यह जियो मिंग के पीछे हटने का नतीजा था। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी तैयार होता तो उसे डर था कि वह आते ही मंच से नीचे फेंक दिया जाता। इसलिए इस समय जब उसकी सबसे मजबूत चाल टूट गई तो वह हार कर खड़ा हो गया, दूर खड़े जियाओ मिंग को सिर हिलाया और रेफरी के स्टैंड पर जोर से कहा, मैं हार मानता हूँ। राउंड 41, जुबान रैंक क्लास 8, जियाओ मिंग जीतता है। अध्याय 57, हुजिया। केवल डू क्यूई युक्त एक साधारण मुक्का ने फैंग बिंग को हरा दिया। फैंग बिंग को इतनी दूर तक उड़ाने के लिए जिस चीज़ पर वह निर्भर था वह थी उसकी शारीरिक शक्ति। जियाओ मिंग का भौतिक शरीर भयानक है। ओल्ड हुओ, आपने उसे क्या खिलाया?
एक एल्डर ने जियाओ मिंग को देखा जो अखाड़े से नीचे आया था और एल्डर हो से हैरान चेहरे से पूछा। जियाओ मिंग और फैंग बिंग के बीच अभी अभी हुई बातचीत का विवरण धुएं के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका, लेकिन ये केंद्र की सीटों पर उन भयभीत दू सम्राटों की आंखों से छिपा नहीं सका। मूल रूप से जियाओ मिंग की ताकत पहले से ही उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत होगा। भौतिक शरीर का तड़का डू की हुई साधना की तरह तेज नहीं था। अधिकांश लोग धीरे धीरे तड़का लगाने के लिए केवल अपनी डू की हुई पर भरोसा कर सकते थे। जिनके पास पैसा है वे कुछ गोलियां लेते हैं, लेकिन इस बिंदु तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि जियाओ मिंग एक बढ़ती हुई कीमिया कौशल, एक बढ़ती हुई डू की हुई साधना और एक असामान्य रूप से मजबूत शारीरिक शरीर के 3 आयामी संयोजन को एक ही समय में कैसे प्राप्त करने में सक्षम था। ये वास्तव में हैरान करने वाला था। एल्डर हो भी बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब देने में असमर्थ थे। हालांकि इसने उन्हें खुश होने से नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मैंने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया है। क्या आपको नहीं पता कि मेरे पास क्या चीजें हैं? यह उसके अपने प्रयास का परिणाम है। शायद यह उसकी प्रतिभा है। हा हा हा। क्या यह उसकी प्रतिभा है? ये थोड़ा बहुत राक्षसी था, है न? जब वे युवा होने पर अपनी साधना की गति के बारे में सोचते हैं। विभिन्न शक्तिशाली डू सम्राट चुप थे। एल्डर हुओ को देखकर, जो हमेशा चुप रहते थे, अब जैसे ही उन्होंने अपने शिष्य का उल्लेख किया, वे एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहे थे। उन तीनों को उनकी जगह न लेने से नफरत थी। हमें भी ऐसा ही शक्तिशाली प्रशिक्षु चाहिए। अरे बूढ़े हुओ, तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ गए। जियाओ मिंग ने प्रतियोगिता समाप्त करने के बाद अपनी कक्षा में वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह वापस आया, उसने देखा कि उसकी जगह पर एक सिरदर्द पैदा करने वाला व्यक्ति बैठा है। उसके आसपास के सभी लोग उसे बहुत असहाय रूप से देख रहे थे, और यहाँ तक कि जियाओ शान भी आखिरी पंक्ति में भाग गई। ये व्यक्ति हु जिया था, जिसने अभी अभी कहा था कि वह जियाओ मिंग को लेने आ रही है। वह काफ़ी उत्साही थी, और जैसे ही उसने देखा कि जियाओ मिंग ने प्रतियोगिता समाप्त कर ली है, वह ज़बरदस्ती जियाओ मिंग की कक्षा में भाग गई। क्या तुम यहाँ हो? जियाओ मिंग ने बेपरवाही से पूछा, क्योंकि वह हु जिया के बगल में आकर बैठ गई। हु जिया ने थोड़ा सा सूंघा, अपना सिर घुमाया और उसे अनदेखा कर दिया। जियाओ मिंग दंग रह गई। उसने उसे कब उकसाया? ये देखकर कि हु जिया अच्छे मूड में नहीं लग रही थी, जियाओ मिंग ने कुछ नहीं कहा और अपनी नज़र अखाड़े की ओर घुमाए और उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। अखाड़े में शीर्ष छात्रों की ताकत बहुत अच्छी थी। उनमें से प्रत्येक के पास बहुत गंभीर हमले, निर्णायक हमले थे, और डू तकनीक का उपयोग करने के मामले में वे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जियाओ मिंग के सामने आए कुछ अकेले साधकों की तुलना में बहुत बेहतर थे। संक्षेप में, लड़ाई बहुत रोमांचक थी। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के वे साधारण अकेले साधक इन छात्रों के साथ तुलना नहीं कर सकते थे, शायद इसलिए कि उनके पास केवल वह निर्दयता थी, लेकिन ताकत में सीमित थे। इसका कारण यह है कि अधिकांश छात्र जो अखाड़े में जाने में सक्षम थे, उन्होंने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का अनुभव किया था। जियानान अकादमी ने हमेशा छात्रों को वास्तविक समाज का स्वाद देने का प्रयास किया है। जब हु जिया ने अपनी आंख के कोने से जियाओ मिंग को देखा, तो उसने पाया कि वह प्रतियोगिता देखने में लीन था और उससे बात करने के लिए नहीं आया, इसलिए वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उसने जियाओ मिंग पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं की। अन्य छात्र, ये देखकर कि वह जियानान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक की बेटी थी, उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे, लेकिन जियाओ मिंग ने उसकी बात नहीं मानी। उसे वह समय याद आ रहा था जब उसने जियाओ मिंग को परेशान किया था, जब वह गोली बनाने वाला था और उससे सबक सीखा था। उस समय जियाओ मिंग ने उसे कहाँ मारा था, ये सोचकर हु जिया के चेहरे पर लाली आ गई और उसके कूल्हे गर्म हो गए। सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ी अच्छी दिखती हो, मैं तुमसे परेशान नहीं होऊंगी। हु जिया ने मन ही मन बुदबुदाया। तुम इतने लाल क्यों हो? क्या तुम बीमार हो? जियाओ मिंग, जो मैच देख चुका था, ने अचानक देखा कि उसके बगल में हु जिया का चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया था। वह अजीब तरह से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह जान पाता कि हु जिया क्या सोच रहा था, तो वह शायद अवाक रह जाता और फिर सोचता कि हु जिया में कौन सी अजीब विशेषता जागृत हो गई है। इससे पहले, जब वह गोलियां बनाने के लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए जड़ी बूटी के गोदाम में जाना चाहता था, तो हु जिया दरवाजे पर खड़ी रहती थी और उसे बाहर नहीं जाने देती थी, इसलिए वह अधीर हो गया और उसे सबक सिखाया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह इसे इतने लंबे समय तक याद रखेगी। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद हु जिया ने जियाओ मिंग को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वह अक्सर उससे मिलने जाती थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। ये देखकर कि हु जिया सामान्य हो गई थी और वास्तव में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी, जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और लड़ाई देखना जारी रखना चाहा। लेकिन इस बार चुप रहने के बजाय हु जिया थोड़ा और करीब बैठ गई। एक छोटी लड़की की खास आवाज़ में उसने पूछा, मैंने दादाजी से सुना है कि इन अकेडमी के इस चयन के बाद क्या तुम इन अकेडमी में प्रवेश करोगी?
हाँ, इन अकेडमी में प्रवेश करने के बाद मुझे डर है कि हम पहले की तरह एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, जियाओ मिंग ने धीमी आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर हु जिया चुप हो गई। उसके दिल में अनिच्छा पैदा हुई। जियानान अकादमी में उसकी उम्र के बहुत कम लोग थे और केवल जियाओ मिंग और वह एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसके दादा हु गान भी दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे, इसलिए एक प्लेमेट होने के बाद वह जियाओ मिंग को परेशान करती थी। अगर जियाओ मिंग जियानान अकादमी आउटर अकादमी में रहती तो वे दोनों वयस्क होने पर सच्चे बचपन के दोस्त होते। इसलिए जियाओ मिंग उसके लिए बहुत खास थी। अगर जियाओ मिंग अब चले जाते और उसे अपने अकेलेपन की पिछली स्थिति में वापस जाने देते तो वह स्वाभाविक रूप से दुखी महसूस करती। साथ ही उसे वह कारण भी मिल गया जिसकी वजह से वह पहले परेशान थी। वह इस बात से नाराज नहीं थी कि जियाओ मिंग उसे खोजने नहीं गया जैसा कि उसने अपने दादा से कहा था। वह बस इस बात से दुखी थी कि वह भविष्य में जियाओ मिंग के साथ नहीं रह पाएगी। आखिरकार वह जियाओ मिंग नहीं थी और हर समय अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शायद भविष्य में महिलाओं को पसंद करने वाला हुजिया का विलक्षण व्यक्तित्व कुछ हद तक उसके बचपन के अनुभवों से जुड़ा था। हुजिया का सामान्य व्यक्तित्व शायद थोड़ा जिद्दी था, लेकिन इस समय हालांकि वह नहीं चाहती थी कि जियाओ मिंग इन अकेडमी में जाए, उसने जियाओ मिंग को इन अकेडमी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इतने लंबे समय तक अकादमी में रहने के बाद ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि कई लोगों के लिए इन अकेडमी में प्रवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने केवल जोर से कहा, तो मेरा इंतजार करो, मैं भी बाद में प्रवेश करूंगी। जब तक तुम प्रवेश करोगे तब तक मैं पहले ही स्नातक हो चुकी होंगी, है ना? जियाओ मिंग थोड़ा अवाक था, लेकिन हु जिया की गंभीर नज़र को देखकर वह केवल मुस्कुरा सकता था और अपना सिर थोड़ा हिला सकता था। ठीक है, मैं तब तुम्हारा इंतजार करूंगा। डॉट 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 डॉट। पहले दिन ज्यादा झगड़े हुए, इसलिए जियाओ मिंग ने हमेशा की तरह खेती नहीं की और शुरू से अंत तक झगड़े देखे। हुजिया के साथ जाने के अलावा जो थोड़ा दुखी दिख रहा था, वह जियाओ शान और दूसरों के साथ थोड़ी देर और रहा। आखिरकार जब यह इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता समाप्त हो गई तो उन्हें यह नहीं पता था कि अगली आधिकारिक बैठक कब होगी। इसके अलावा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में 1 महीने के प्रशिक्षण ने जियाओ मिंग को यह महसूस कराया था कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। दूसरों को प्रतिस्पर्धा करते देखना निस्संदेह एक बड़ा तनाव निवारक था, और अवलोकन के इस दिन के तहत जियाओ मिंग को जियानान अकादमी के शीर्ष 300 छात्रों की स्थिति का भी एक मोटा अंदाजा था जो इस बार इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। उन डू मास्टर क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया जाना था, और यदि वह उनका सामना नहीं करता तो उसे उन्हें हराने के लिए केवल एक बार की आवश्यकता होगी। और डू ग्रैंड मास्टर्स जो एक बड़ा खतरा हो सकते थे उनमें से 5 थे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। एक 4 सितारा डू ग्रैंड मास्टर, एक 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर, एक 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर और 2 1 सितारा डू ग्रैंड मास्टर। ये सभी लोग अस्तित्व थे जिन्होंने अकादमी में 4 साल बिताए थे। जियाओ मिंग के शब्दों को छोड़कर इस चयन की गुणवत्ता को केवल मध्यम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 1 महीने पहले का जियाओ मिंग भी इस चयन में आसानी से पहला स्थान जीत सकता था। अब की तो बात ही छोड़िए, अगर इस बार भी चयन मैच पहले जैसा ही होता, आमने सामने, अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से निश्चित माना जाता है। डॉट 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 डॉट। शाम को जियाओ मिंग, जिसने पूरे दिन पूरी प्रतियोगिता देखी थी, टेबल के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर चमकीली चांदनी की रोशनी चमक रही थी जो उसके गंभीर चेहरे को रोशन कर रही थी, जिसमें एक विचारशील भाव था। समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। डिंग, मेजबान को जीवन का अनुकरण करने का एक अवसर मिला है, क्या आप जीवन का अनुकरण करना चाहते हैं? अध्याय 58, मेरी किस्मत की विशेषता 9000 से अधिक है। सिम्युलेटर की आवाज़ उसके सिर में गूंजी और जियाओ मिंग की आंखों में एक तीव्र रोशनी चमक उठी। आखिरकार ये फिर से समय था। अपने हाथ में किताब रखते हुए जियाओ मिंग ने अपने मन में कहा, सिम्युलेटर, जीवन सिमुलेशन शुरू करो। सिम्युलेटर शुरू होता है। दिन 1, आप बिस्तर से उठते हैं, खुद को साफ करते हैं और जियानान अकादमी के सबसे बड़े अखाड़े में जाते हैं, जहां आप आसानी से सभी की आंखों के सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देते हैं। जिसके बाद आप अपनी सीट पर वापस आते हैं और हुजिया के साथ प्रतियोगिता देखना समाप्त करते हैं। दिन 2, आप अपना प्रशिक्षण समाप्त करते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अखाड़े में जाते हैं। दिन 3, आप अपना प्रशिक्षण समाप्त करते हैं, अखाड़े में जाते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद आप हुजिया के अनुरोध पर सहमत होते हैं और शाम तक उसके साथ जियानान अकादमी में घूमते हैं। आप बहुत थके हुए महसूस करते हैं। दिन 4, दिन 5, आप अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं और इस इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। डॉट डॉट डॉट। दिन 11, आपको और अन्य 4 डू ग्रैंड मास्टर्स को अकादमी के उप प्रधानाध्यापक द्वारा जियानान अकादमी पुस्तक संग्रह में ले जाया गया। आपने जुबान क्लास इंटरमीडिएट लेवल फ्लाइंग डू तकनीक, फ्लाइंग क्लाउड विंग को खोजने की कोशिश की,
लेकिन आपको यह नहीं मिला। आखिरी समय में आपने डी क्लास इंटरमीडिएट लेवल 2 तकनीक ऑफ फायर एट्रीब्यूट फायर पिलर ऑफ द 9 ग्रेट फीनिक्स प्राप्त किया। दिन 12, आपने दिन के दौरान साधना की है। दिन 14, आप और इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता के अन्य 49 विजेता एक उड़ने वाले जादुई जानवर पर इन अकादमी की यात्रा की, और ग्रिफिन जानवर पर आपने फिर से शक्तिशाली डू किंग्स और डू सम्राट की ताकत देखी। दिन 15, आपने अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता के वरिष्ठ छात्रों का जंगल में शिकार किया और उनका पीछा किया, और रात में आप अपने क्रिस्टल कार्ड पर 200 अग्नि ऊर्जाओं को देखकर मुस्कुराए। दिन 16, आप अकेले वरिष्ठ छात्रों के एक समूह की तलाश करते हुए जंगल में भटकते हैं। दिन 17, आपके कार्ड पर अग्नि ऊर्जा 600 से अधिक तक पहुंच जाती है। दिन 18, आप ब्लैक व्हाइट ईविल स्टॉपर को हरा देते हैं जिसने आपका रास्ता रोक दिया है और उनकी अग्नि ऊर्जा ले लेते हैं। दिन 20, आपका नाम आंतरिक अकादमी में फैल जाता है, आप उदासीन हैं। दिन 23, एक डू आत्मा आपको भड़काने के लिए आए और आपकी अग्नि ऊर्जा लेने की कोशिश की, लेकिन आपने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। दिन 47, आप साधना करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 10,000 जानवरों की लौ के अपने कब्जे के कारण आपको ज्वाला जहर का कोई डर नहीं है और आप अपनी साधना से बहुत खुश हैं। दिन 61, आप एक दिन के लिए अपने कीमिया कौशल का अभ्यास करते हैं और महसूस करते हैं कि गोलियों को परिष्कृत करने की आपकी क्षमता में सुधार हुआ है। दिन 62, आप अचानक एक अतिरिक्त डू तकनीक चाहते हैं। आप इसके बारे में सोचते हैं और ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ध्वनि तरंग प्रकार का हमला नहीं है। आप डू तकनीक हॉल में जाते हैं, आधे दिन तक खोज करते हैं और एक उच्च स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक टाइगर लेपर्ड थंडर साउंड पाते हैं। आप इसे पाने के लिए अपनी अग्नि ऊर्जा का व्यापार करते हैं। दिन 120, आप गोलियों को परिष्कृत करने के आदी हैं। एक पूरा दिन बीत जाता है। दिन 130, आप एक चौथे स्तर की क्यूई रिटर्निंग पिल को परिष्कृत करते हैं। दिन 201, आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी जुबान क्लास हाई लेवल डू तकनीक लेई जीजी का उपयोग करके आपको एक हिट से हराने का अनुमान लगाता है। प्रतिद्वंद्वी आप पर हमला करता है जिसे आप आसानी से रोक देते हैं। दिन 300, आप साधना करने के लिए धधकते आकाश क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करते हैं और आपके शरीर के अंदर एक गिरे हुए हृदय की लौ की आकृतिहीन लौ दिखाई देती है, जिसके माध्यम से आपका साधना क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ता है, और टावर से बाहर निकलने से पहले आप उस अग्नि गड्ढे से गुजरते हैं जो गिरे हुए हृदय की लौ को सील करता है, और एक अदृश्य अग्नि अजगर को देखते हैं। आप जानते थे कि यह गिरे हुए हृदय की लौ की अग्नि आत्मा थी। जब आप अपने बेडरूम में लौटे तो आपको मैग्मा अंडरवर्ल्ड में 2 गिरे हुए हृदय की लपटें याद आईं। आपको मैग्मा की गहराई में प्राचीन देवता टूशे की हवेली भी याद आई, जिसमें संसाधनों का खजाना है, जिसमें मूल क्यूई युक्त डूडीटी अब्रून की गोली और टूशे प्राचीन देवता की मूर्ति शामिल है। यदि आप एक डू भगवान बनना चाहते हैं तो मूल क्यूई आवश्यक है। आपको लगता है कि ये दुनिया कठिन है। आप पूरी रात कड़ी मेहनत करते हैं। दिन 365, आज इन अकेडमी चयन के लिए अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता का अंत है और आपके पास खाली समय है, इसलिए आप कुछ देर के लिए प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, आप अपने रिश्तेदार से मिलते हैं। दिन 466, आप चौथी श्रेणी की गोली पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकर पिल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कुछ बैंगनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं हैं और आप उन्हें बदलने के लिए जड़ी बूटी की दुकान पर जाते हैं। यहाँ आप बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक लड़की से मिलते हैं और आपको लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है। दिन 500, आप जड़ी बूटी के गोदाम में फिर से बैंगनी रंग की लड़की से मिलते हैं। ये तीसरी बार है जब आप उससे जड़ी बूटी के गोदाम में मिलते हैं। आप उसे कच्ची जड़ी बूटियां खाते हुए देखते हैं और आप उसके लिए गोलियां बनाने की कीमत पर उसकी दोस्ती हासिल करते हैं। दिन 1470, आप 5वीं श्रेणी की गोली विंड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करना समाप्त करते हैं। आपका कबीले का साथी ज़ियाओ शान आपके दरवाजे पर आता है और कहता है कि कबीले से खबर आई है कि कबीले के मुखिया के तीसरे बेटे ज़ियाओ यान ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपना डू क्यू खो दिया है। कबीले के मुखिया ने आपको कुछ सोचने के लिए कहा है। आप जानते थे कि इसका कारण क्या था, लेकिन आपको लगा कि डू वेनेरेट आत्मा के मामलों में दखल न देना सबसे अच्छा है। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप ज़ियाओ शान को एक चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा देते हैं और उससे ज़ियाओ जान से यह कहने के लिए कहते हैं कि वह इसका इस्तेमाल जियामा साम्राज्य के भीतर एक कीमियागर को खोजने के लिए भुगतान के रूप में करे ताकि उसके बेटे की बीमारी में मदद मिल सके। दिन 1825, आप जियामा अकादमी से सफलतापूर्वक स्नातक होते हैं। दिन 2019, आप एक बड़े पहाड़ से गुजरे हैं। दिन 2021, आप एक प्राचीन गुफा की खोज करते हैं और इसमें आपको 2 7वें स्तर की गोलियां जीवन भक्षण गोली साथ ही जीवन भक्षण गोली के लिए गोली नुस्खा मिलता है।
दिन 2565, आप जियामा साम्राज्य से गुजर रहे हैं। दिन 2566, आप वुटैन शहर में जियो परिवार में लौटते हैं। आपके कबीले के सदस्य आपकी वापसी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उस शाम जियो परिवार कबीले के मुखिया और बुजुर्ग आपके लिए एक स्वागत भोज तैयार करते हैं। रात के खाने के बाद कबीले के मुखिया आपके पास निजी तौर पर आते हैं और आपसे अपने तीसरे बेटे की मदद करने के लिए कहते हैं, जो जैसा कि पता चलता है ठीक नहीं हुआ है। इसके बारे में सोचने के बाद आप ऐसा करने के लिए सहमत हो गए। कबीले के मुखिया आपके लिए अपना बेटा लाते हैं और आप अपनी आत्मा की शक्तियों का उपयोग करते हैं और वास्तव में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि आपको इसकी उम्मीद थी, फिर भी आप आश्चर्यचकित थे और मन ही मन आह भर रहे थे कि सेंट्रल प्लेन्स का नंबर 1 कीमियागर वास्तव में असाधारण है। अंत में अपनी चिंताओं के कारण आप कबीले के मुखिया के बेटे को ठीक करने में विफल रहे। दिन 2767, जब आप जियो परिवार में वापस आए तो आपने खबर सुनी कि कबीले के मुखिया के बेटे ने अपनी प्रतिभा वापस पा ली है। आपने इसकी उम्मीद की और इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय आपने छठी स्तरीय गोली जोंग ब्रेकिंग पिल के लिए नुस्खा का अध्ययन किया। दिन 2999, आप जियानान अकादमी में वापस आते हैं और नालन परिवार से प्राप्त 7 ब्रह्महरी आत्मा लार को अपने गुरु एल्डर हुओ को सौंपते हैं। दिन 3650, समय की गिनती करते हुए 3 साल की नियुक्ति निकट आ रही है। हालांकि आपने जियामा साम्राज्य में अपना नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन समझदारी से जियो परिवार को आपके दूर रहने के दौरान नष्ट होने से बचाने के लिए आप 4 डू सम्राटों और 12 डू राजाओं को 1 महीने के लिए जियो परिवार में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, जबकि आप जियो परिवार के लिए 3 डू राजाओं को बनाने के लिए 3 जीवन भक्षण गोली का उपयोग करते हैं। सिमुलेशन का अंत। प्रतिभा आइटम का चयन। वर्तमान में उपलब्ध जीवन भक्षण गोली की रेसिपी डूडीटीअ भ्रूण गोली मूल क्यूई। कृपया एक का चयन करें। अध्याय 59, चयन का अंत। क्या सिस्टम क्रैश हो गया है? जियाओ मिंग ने अपने गाल को खरोंचा, अपने चेहरे पर मुस्कान आने से नहीं रोक पाया। चलो इस बारे में बात नहीं करते कि क्या ये सभी आइटम कुछ ऐसे थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। वैसे भी इस बार लाइफ सिम्युलेटर द्वारा निकाले गए हर आइटम बहुत उच्च श्रेणी के थे। सबसे खराब रेसिपी ऑफ लाइफ डिवोरिंग पिल थी, जो 7वें स्तर की थी। हालांकि जियाओ मिंग के पास पहले से ही लाइफ रिटर्निंग पिल थी। हालांकि उसके पास पिल रेसिपी नहीं थी। अगर उसके पास ये रेसिपी होती तो वह भविष्य में बड़ी मात्रा में डूकिंग पावरहाउस बना सकता था। बेशक इस मौजूदा परिदृश्य में वह इतना भोला नहीं होगा कि रेसिपी ऑफ लाइफ डिवोरिंग पिल को चुन ले। इसके बजाय उसने बस इस विकल्प को अनदेखा कर दिया और पहले 2 अन्य विकल्पों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, डूडीटीअ भ्रूण की गोली और ओरिजिन क्यूई। अगर मैं डूडीटीअ भ्रूण गोली चुनता तो मैं तो दूर की बात 9 सितारा डू संत गु युआन को भी काफ़ी परेशानी होती। हालांकि मैं अभी ओरिजिन क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसे चुनता हूं तो मैं भविष्य में खुद को बहुत परेशानी से बचा सकता हूं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में डू वेनेरेट दुर्लभ हैं और जो लोग ओरिजिन क्यूई जानते हैं वे केवल डू क्यूई महाद्वीप के शीर्ष पर हैं, इसलिए इस समय डरने की कोई बात नहीं है। सिम्युलेटर, मैं ओरिजिन क्यूई चुनने जा रहा हूं। जियाओ मिंग द्वारा अपनी पसंद करने के बाद उसके सामने शानदार रंगों से भरी एक ऊर्जा रेखा दिखाई दी। जियाओ मिंग, जिसने इसके लिए तैयारी की थी, उसकी आत्मा शक्ति और डू क्यूई ऊर्जा उन्मत्त रूप से बाहर निकल रही थी। इसे अपने हाथ में पकड़े हुए जेड की शीशी में डालने की तैयारी कर रही थी, जो कुछ हद तक उस जेड की बोतल के समान थी जिसमें उसने उस समय ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को सील किया था। सौभाग्य से मूल क्यूई डू भगवान को तोड़ने के लिए एक आवश्यक पदार्थ था, लेकिन इसका सार केवल डू क्यूई के समान एक प्रकार की ऊर्जा थी। इसकी अपनी कोई चेतना नहीं थी, नहीं ये लोगों पर हमला करता था। इसलिए जियाओ मिंग ने आसानी से इस मूल क्यूई को जेड जार में रख दिया। जार में सीलिंग गुण थे जो ऊर्जा को बाहर निकलने से रोक सकते थे और इसे दूसरों की जांच करने से अलग कर सकते थे। इसके अलावा अगर इसे हर समय स्टोरेज रिंग में रखा जाता तो सामान्य समय में समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती। आखिरकार, हालांकि एक मध्यवर्ती स्टोरेज रिंग उच्च स्तरीय स्टोरेज रिंग जितनी अच्छी नहीं होती, लेकिन सामग्री को कम स्तरीय स्टोरेज रिंग की तरह समझना उतना आसान नहीं होता। ये देखकर कि इस सीलिंग प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं हुआ था, जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। फिर वह बहुत खुश मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके लिए दुखी होना असंभव था। मूल क्यूई क्या थी? मूल क्यूई डू भगवान क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम था। मूल क्यूई के बिना, चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो या आपके पास कितनी भी संभावनाएं हो, डू क्यूई महाद्वीप पर आपकी सीमा पहले से ही 9 सितारा डू संत पर मजबूती से बंद थी। टूशे प्राचीन भगवान के बाद वे 9 सितारा डू संत इसके उदाहरण थे। यदि मूल क्यूई की कमी न होती तो अद्भुत प्रतिभाएं घर पर दुख में बैठकर मरने की प्रतीक्षा करने के बजाय डू गॉड क्षेत्र को तोड़कर महान हजार दुनिया में जाने में सक्षम होती।
हालांकि एक डूसंत का जीवन लंबा होता है, लेकिन एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। मूल क्यूई की कमी के कारण डू क्यूई महाद्वीप पर कितने 9 सितारा डूसंत मर गए हैं? जियाओ परिवार के पूर्वज जियाओ जुवान मूल क्यूई की कमी के कारण डू गॉड तक पहुंचने में विफल रहे थे और एक गुप्त हमले से मर गए थे। तो बेशक अब जब वह ऐसा करने में सक्षम था तो उसे मूल क्यूई चुनना पड़ा। कौन जानता था कि उसे फिर से समान अवसर कब मिलेगा? यदि यह प्रकट नहीं हुआ तो वह केवल दूसरों के साथ टूशे प्राचीन भगवान हवेली में जा सकता था ताकि डीटीएफ भ्रूण की गोली या टूशे प्राचीन भगवान विरासत ले सके, यदि वह भविष्य में 9 सितारा डूसंत तक पहुंचने में सक्षम था। इनमें से कोई भी चीज़ पाना आसान नहीं था। अगर वह डीटीएफ भ्रूण की गोली भी ले लेता तो उसे तैयार उत्पाद में बदलना आसान नहीं होता, जबकि टॉशे प्राचीन भगवान की विरासत पाना इतना आसान नहीं था। मूल कार्य में जियोयान लगभग मर गया था। केवल मूल क्यूई का उपयोग करना सुरक्षित था। ओरिजिन क्यूई के साथ जियाओ मिंग 9 सितारा डूसंत के शिखर पर पहुंचते ही बिना किसी बाधा के डू भगवान बन सकता था। बस इसके बारे में सोचने से उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुस्कुराते हुए वह कुछ देर तक जार को देखता रहा। जियाओ मिंग ने खुद से सोचा, मुझे उच्च स्तरीय भंडारण अंगूठी खरीदने का कोई तरीका सोचना चाहिए। एक उच्च स्तरीय भंडारण अंगूठी एक आत्मा छाप स्थापित कर सकती है, एक ऐसा कार्य जो जांच को दूसरों से अलग करता है। जब तक कि मैं मर न जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसकी जांच कर सके, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उच्च स्तरीय भंडारण अंगूठियां अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, इसलिए मुझे डर है कि इसे खरीदना इतना आसान नहीं है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की नीलामी में भी यह अभी भी दुर्लभ है। यदि यह संभव नहीं है तो हानफैंग के पास जो शांत सागर भंडारण अंगूठी है वह भी खराब नहीं है। मैं भी उसके बारे में चिंता नहीं करने वाला था, लेकिन अब स्टोरेज रिंग की खातिर मैं याओ लाओ को बदला लेने में मदद कर सकता हूं, क्योंकि वह आदमी एक दुष्ट आदमी है जो किसी भी तरह से अपने मालिक को धोखा देता है। बेशक अगर मुझे भविष्य के सिमुलेशन में उच्च स्तरीय स्टोरेज रिंग मिल जाती है तो मुझे इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जल्द ही सिम्युलेट कर पाऊंगा। इस बारे में सोचने के बाद आखिरकार जियाओ मिंग ने जैद की शीशी उठाई और उसे अपनी आग जैसी लाल स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर वह अपने बिस्तर की ओर चल पड़ा। सुबह जियाओ मिंग, जो पूरी रात नहीं सोया था, बहुत खुश होकर उठा। फिर खुशमिजाज मूड में वह उस अखाड़े की ओर चल पड़ा जहां इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात जियाओ शान से फिर हुई। जियाओ मिंग के साथ चल रहे जियाओ शान ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि जियाओ मिंग आज अच्छे मूड में था। अखाड़े में भी जियाओ मिंग मुस्कुरा रहा था। जियाओ मिंग को मुस्कुराते हुए और अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारकर अखाड़े से बाहर करते हुए देखकर आश्चर्य से चिल्लाने लगे और फिर अपनी सीट पर वापस आ गए। हु जिया, जो अपनी सीट पर जियाओ मिंग का इंतजार कर रही थी, थोड़ी अधीर थी और उसने अपने दिल में संदेह को पूछने का अवसर लिया। जियाओ मिंग, क्या तुम इतनी खुश हो क्योंकि तुम्हें आज कुछ अच्छा मिला? उसे यह पूछते हुए सुनकर जियाओ मिंग को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही स्पष्ट व्यवहार कर रहा है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर कहा, नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मैंने कुछ खुशी के बारे में सोचा था। तुम? हुजिया क्रोधित हो गई, ये सोचकर कि जियाओ मिंग वास्तव में एक बड़ा झूठा था। भले ही वह उसे बताना न चाहता हो, लेकिन वह एक और अधिक विश्वसनीय कारण ढूंढ सकता था। वास्तव में जियाओ मिंग उससे झूठ नहीं बोल रहा था, उसने कुछ खुशी के बारे में सोचा था, उसने बस यह नहीं बताया कि वह क्या था। हुजिया की नाखुश सूरत देखकर जियाओ मिंग ने पलकें झपकाईं और आखिरकार धीरे से कहा, कल मेरी गोली शोधन तकनीक में सुधार हुआ। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि जियाओ मिंग को झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन झूठ बोलने पर भी उसका चेहरा नहीं बदलता था। जियाओ मिंग के गंभीर भाव देखकर हुजिया ने भोलेपन से उस पर विश्वास कर लिया। क्या बकवास है, और यहाँ मुझे लगा कि तुम्हें कुछ मनोरंजक लगा है। तुम हर दिन मौज मस्ती के बारे में क्यों सोचते हो? क्या तुमने कल ही नहीं कहा था कि तुम इन अकेडमी जा रहे हो और मुझे वहां तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था? जियाओ मिंग ने अवाक होकर अपना माथा पकड़ लिया। हुजिया वास्तव में एक बच्चा था। बच्चों को स्वभाव से खेलना पसंद होता है, ये किसी भी दुनिया में एक जैसा ही होता है। जैसे जैसे जियाओ मिंग और हुजिया बात करते रहे, बीच की सीट पर हुगान जियाओ मिंग और हुजिया के बीच बातचीत देख रहा था, और जितना अधिक वह देख रहा था उतना ही वह जियाओ मिंग से संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह जियाओ मिंग के अपने पोते दामाद या अपने शिष्य बनने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसका अपना शिष्य तो सवाल ही नहीं था, लेकिन उसका पोता दामाद। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपने बगल में बैठे एल्दहुओ से कहा, देखो जियाओ मिंग और हुजिया कितने खुश होकर बातें कर रहे हैं। एल्दहुओ ने उसे संदेह से देखा, क्या वे हमेशा ऐसे ही नहीं होते? तुम क्या कहना चाह रहे हो? असल में मुझे लगता है चूंकि हुजिया को जियाओ मिंग लड़का बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि हम बचपन से ही शादी की व्यवस्था कर सकते हैं। हुगान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पता चला कि यह वह विचार था जिसे कार्यान्वित किया गया था।
इस तरह की अरेंज मैरिज डू क्यूई महाद्वीप में असामान्य नहीं थी, चाहे वह दो परिवारों के बुजुर्गों के बीच दोस्ती हो, सेनाओं के बीच शादी हो, या बस कुछ लोग अपनी स्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों। संक्षेप में, इस तरह का बाल विवाह बहुत बार दिखाई देता है। हालांकि इनमें से अधिकांश विवाहों में दोनों पक्षों की राय नहीं पूछी जाती है, इसलिए कभी कभी हमेशा कुछ अप्रियता होती है। वैसे भी चूंकि इस तरह की अरेंज मैरिज बहुत आम थी, एल्दहुगान के विचार से हैरान नहीं थे। हालांकि वह सहमत नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना सिर घुमाया और कहा, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि जियाओमिंग के मन में हुजिया के बारे में इस तरह के विचार नहीं हैं। बूढ़े हु, क्या आप भूल गए हैं कि वह कितने साल के हैं? ओह, क्या ये भावनाएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि जियाओमिंग हुजिया के लिए कोई नापसंदगी महसूस कर रहा है। मेरा ये प्रशिक्षु बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा है, शादी की बात तो दूर। वैसे भी मैं ये निर्णय नहीं ले सकता। यदि आप चाहते हैं कि वे सगाई कर लें तो आप स्वयं जाकर उससे इस बारे में बात कर सकते हैं। एल्डर हो ने बहुत अधिक उल्लेख नहीं किया, उन्होंने बस हल्के से कहा। उसे यह कहते हुए सुनकर हुगन को लगा कि वह खो गया है। जैसा कि एल्डर हो ने कहा था, जियाओमिंग बहुत छोटा था, और यद्यपि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन वह ये नहीं समझ पाएगा कि सगाई का क्या मतलब है, इसलिए उससे इस बारे में बात करने का क्या फ़ायदा था। एक आह भरने के बाद हुगन ने अपने मन में छोटे मोटे विचारों को त्याग दिया। अगले कुछ दिनों तक टूर्नामेंट सुचारू रूप से चला। इसके अलावा मुकाबला हमेशा आमने सामने के मोड में था, 7 सितारा डू ग्रैंडमास्टर के दायरे के साथ और एक युद्ध शक्ति जो उसके दायरे से कहीं अधिक थी। जियाओमिंग ने किसी के खिलाफ सभी लड़ाइयों को एक ही चाल में हल कर दिया। जियाओमिंग ने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हल करने के बाद एक बूढ़ा जज खड़ा हुआ, चौक के चारों ओर देखा और फिर जोर से घोषणा की, यह इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता का अंत है और शीर्ष 5 को एक भयंकर लड़ाई के बाद चुना गया है। अन्य 4 क्रमशः हैं यिनलू, बोपाओ, जियायूंग, जियांग यानशु। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, अखाड़े में तालियों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा अखाड़ा हिल गया क्योंकि ध्वनि तरंगें एक धार की तरह थीं। वरिष्ठ जियाओमिंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, उसने हमेशा एक ही चाल से सभी को हल कर दिया है। मुझे डर है कि दूसरों ने उसकी ताकत का 10% भी नहीं लगाया है। केवल इतना ही नहीं, वरिष्ठ जियाओमिंग अभी भी हर समय शांत दिखते हैं, उनके मुंह भी बहुत संतुलित हैं, उनमें कम उम्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति का व्यवहार है। अगर वह बहुत छोटा नहीं होता तो मैं ऐसा करता, हे। युवा होना अच्छा है। जियाओमिंग उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता ने जियानान अकादमी के कई लोगों को जियाओमिंग के बारे में गहरी समझ हासिल करने का मौका दिया, जिन्हें जियानान अकादमी के पहले जीनियस के रूप में जाना जाता था। जयकार कर रही भीड़ को देखते हुए, एक मुस्कान और सिर हिलाते हुए जियाओमिंग अखाड़े से बाहर चले गए। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने जियाओमिंग की छवि दूर तक फीकी पड़ गई। साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आखिरकार उनके बाहर निकलने के साथ ही खत्म हो गई। अध्याय 60 पुस्तक संग्रह हॉल में प्रवेश। इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के बाद के कुछ दिनों में जियाओमिंग के बारे में बात करने वाले कभी कभार दिखने वाले लोगों को छोड़कर जियानान अकेडमी के बाकी लोग पहले से अलग नहीं थे। जियाओमिंग ने इन कुछ दिनों में साधना करने में जल्दबाजी नहीं की। एक महीने में कई स्तरों पर छलांग लगाने के बाद अगर वह कड़ी मेहनत करता तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। इसलिए समय समय पर हुजिया और जियाओ शान के साथ बातचीत करने के अलावा वह कुछ गोली बनाने की विधि का अध्ययन कर रहा था। जियाओमिंग के जियानान अकेडमी में प्रवेश करने के बाद से ये दिन सबसे शांत भी थे। अपने कमरे के बाहर छोटे से आंगन में जियाओमिंग एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था, उसके हाथ में किताब जैसी कोई चीज़ थी और वह उसे झूमते हुए देख रहा था। इन कुछ दिनों की फुर्सत के बारे में सोचते हुए जियाओमिंग को लगा कि उसका प्रदर्शन थोड़ा गिर गया है। ये कुछ दिन कुछ गोली बनाने की विधि का अध्ययन करने तक ही सीमित थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके गुरु एल्डहुओ की सामान्य शैली थी, और उसे जल्दी रिटायरमेंट की जिंदगी जीने का एहसास हो रहा था। लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, उसे बहुत खुशी हुई। जब जियाओमिंग ये सब बकवास सोच रहा था, तभी एक चरमराहट की आवाज़ आई और उसका ध्यान आकर्षित किया। जियाओमिंग का घर एक छोटा और शानदार अलग घर था। ये स्थान अकादमी के भीतर अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता था, जो उसका एस रैंक ट्रीटमेंट था। जियाओमिंग इस घर से बहुत संतुष्ट था और उसने अपना स्थान नहीं बदला। बहुत कम लोग जानते थे कि जियाओमिंग यहाँ रहता था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उसके पास आते थे। वह अनुमान भी लगा सकता था। इसलिए जब उसने आगंतुक को देखा तो जियाओमिंग आश्चर्यचकित नहीं हुआ, उसने बस बहुत ही सामान्य तरीके से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो हुजिया? दरवाजा खोलते हुए हुजिया आलसी जियाओमिंग के पास गया, उसकी सुस्त अभिव्यक्ति को देखा और बिना किसी अच्छे हास्य के कहा, आलसी मत बनो, मेरे दादाजी ने मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने और फिर पुस्तक संग्रह हॉल में जाने के लिए कहा था। क्या अब समय आ गया है?
हुजिया के शब्दों ने जियाओ मिंग को धीरे से खड़ा कर दिया। अकादमी के नियमों के अनुसार इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के खत्म होने के कुछ दिनों बाद शीर्ष 50 छात्रों को इन अकेडमी में प्रवेश के लिए तैयारी शुरू करनी थी। जियाओ मिंग की तरह शीर्ष 5 को भी इन कुछ दिनों के दौरान अकादमी के बुक कलेक्शन हॉल में प्रवेश करने के लिए एक स्वतंत्र क्षण चुनने की अनुमति थी और इनाम के तौर पर उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करने और उसमें से अपना कुछ चुनने का अधिकार था। जियाओ मिंग घर पर कई दिनों से खबर का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि बुक कलेक्शन हॉल कहीं नहीं जा रहा था। आशा है कि मैं इस बार फ्लाइंग डू तकनीक पा सकूं, जियाओ मिंग ने खड़े होते हुए मन ही मन सोचा, फिर अपनी पीठ को फैलाया, अपने हाथ में पकड़ी किताब को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखा और फिर हुजिया से कहा, चलो आगे बढ़ो। डॉट 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 डॉट। विशाल और उज्ज्वल कमरे में किताबों की अलमारियां बिखरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थीं और अलमारियां सभी प्रकार की पुरानी किताबों से भरी हुई थीं, जो एक असाधारण किताबी माहौल लग रहा था। और इस समय इस कमरे के केंद्र में 4 लोग चुपचाप खड़े थे। उनके सामने टेबल के पीछे सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपने हाथों में जानकारी को पलट रहा था। पूरा कमरा एक शांत माहौल में था। कमरे में खड़े 4 लोग 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि वे दूसरे छात्र थे जिन्होंने जियाओ मिंग के साथ शीर्ष 5 में प्रवेश किया था। 4 छात्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ कुछ समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी अधीरता नहीं थी। चेहरे कारण इस तथ्य के अलावा कि उनके सामने एक उप प्रधानाध्यापक था, यह था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें इंतजार कराया था वह जियाओ मिंग था। जियानान अकादमी हमेशा से छात्रों को समाज की क्रूरता का एहसास कराने के लिए प्रतिबद्ध रही है, इसलिए स्कूल ने छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोका और समय के साथ एक संस्कृति विकसित हुई जहां सबसे मजबूत को विशेषाधिकार प्राप्त था। जियाओ मिंग की मुट्ठी उनकी मुट्ठी से बड़ी थी, इसलिए वह उन्हें इंतजार करवा सकता था। ये पहले से ही अच्छा था अगर जियाओ मिंग उन्हें और इंतजार करवाने में बहुत देर नहीं करता। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक दस्तक दस्तक। हुगान ने अपने हाथ में किताब रखी और बोला, अंदर आओ। कमरे का दरवाज़ा खोला गया और जो लोग सामने आए वे कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग और हुजिया थे। वे दोनों धीरे धीरे अंदर चले गए। उनकी नज़रें विशाल कमरे में घूमी और आखिरकार टेबल के पीछे हुगान पर टिक गईं। हुजिया जल्दी से हुगान के पास चली गईं, जबकि जियाओ मिंग ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अभिवादन में अपना शरीर झुकाया। ओह जियाओ मिंग, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। जियाओ मिंग को मुस्कुराते हुए देखते हुए हुगान की आंखें एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिक गईं। आमतौर पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त रहने वाले जियाओ मिंग के साथ इतने करीबी संपर्क में आए हुए कुछ महीने हो गए थे। अब जियाओ मिंग बहुत बदल गया था और उसकी भौहों के बीच एक सख्त नज़र थी, इसलिए उसने सोचा कि यह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उसके प्रशिक्षण का परिणाम था। इस उम्र में अकेले ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में घूमने और फिर बिना किसी चोट के वापस आने में सक्षम होना, ये कहा जा सकता है कि जियानान अकादमी में वह अपनी तरह का एकमात्र व्यक्ति था। आखिरकार ये स्वाभाविक रूप से बिना कहे ही स्पष्ट था कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र इतना अव्यवस्थित था कि बहुत से सामान्य लोग प्रवेश करने के बारे में 2 बार नहीं सोचेंगे और हुगान को जियाओ मिंग की दुस्साहस की प्रशंसा करनी पड़ी। काफी देर तक उन काली स्याही जैसी गहरी आंखों को घूरने के बाद उसकी बूढ़ी आंखों ने अंततः शांति के नीचे ज्वाला जैसी उग्रता और अस्थिरता को देखा, जो एक साथ इकट्ठे हुए हजारों अग्नि गुण वाले जादुई जानवरों की क्रूर हिंसा की तरह लग रही थी। उसके शरीर में डुक्यूई सुचारू रूप से बहता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक अतिरिक्त जादुई जानवर जैसा रोष है जो पहले नहीं था। क्या ये कोई उच्च श्रेणी की जानवर की ज्वाला है जो उसे कहीं मिली है? जियाओ मिंग के शरीर पर अपनी नज़र घुमाने के बाद हुगान आश्चर्यजनक रूप से दूसरे पक्ष के शरीर में डुक्यूई की प्रकृति को महसूस करने में सक्षम था। ऐसी रणनीति के साथ वह आउटर जियानान अकादमी के उपप्रधानाध्यापक होने के योग्य था। लेकिन ऐसा प्रभाव पैदा करने में सक्षम होने के लिए मुझे डर है कि साधारण जादुई जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ओल्ड हु ने उल्लेख नहीं किया कि जियाओ मिंग के पास कोई अवसर था। अपने दिमाग में इसे समझने में असमर्थ हुगान ने जोर से नहीं पूछा, उसने बस अपने विचारों को अपने दिल में छिपा लिया, अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और मुस्कुराया। चूंकि आप सभी यहाँ हैं तो मैं अब और झाड़ झंखाड़ नहीं करूँगा। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य भी पता होना चाहिए। आप चयन के इस दौर में शीर्ष 5 हैं और नियमों के अनुसार आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए पुस्तक संग्रह हॉल में प्रवेश करने के योग्य हैं। इसके साथ ही हुगान उसके पीछे की दीवार पर चला गया और लापरवाही से अपनी हथेली को 2 बार थपथपाया। एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और तुरंत जियाओ मिंग और अन्य लोगों के सामने एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। मेरे साथ आओ। 5 लोगों को अपना हाथ हिलाने के बाद हुगान ने आगे बढ़कर अंधेरे रास्ते में प्रवेश किया। उसके पीछे जियाओ मिंग था जिसका चेहरा उत्सुक था और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चला गया। उसके पीछे बाकी 4 लोग भी थे। हालांकि हुजिया उसके बगल में थी, वह जानती थी कि कैसे व्यवहार करना है और उसने उसका पीछा नहीं किया। रास्ते में प्रवेश करने के बाद जियाओ मिंग ने पाया कि दीवारों पर बड़े चमकीले पत्थर जड़े हुए थे।
पीली रोशनी ने रास्ते को कुछ धुंधली रोशनी से रोशन कर दिया, लेकिन ये रोशनी जियाओ मिंग और अन्य लोगों के लिए पर्याप्त थी। कई लोग हुगान के पीछे चले गए और बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप भाग गए। लगभग आधे घंटे तक गलियारे में चलने के बाद गलियारे के अंत में कुछ रोशनी दिखाई दी, और जब उन्होंने रोशनी देखी तो गलियारे में मौजूद कुछ लोग अपनी गति तेज करने से खुद को रोक नहीं सके। आसमान से उतरती हुई तेज धूप ने जियाओ मिंग और अन्य लोगों को, जो लंबे समय से गलियारे से नीचे चल रहे थे, अपनी आंखें थोड़ी बंद करने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी समय बाद ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, और जो दृश्य उनके सामने दिखाई दिया उसे देखकर वे हल्के से आश्चर्यचकित हो गए। उनके सामने स्पष्ट रूप से एक छोटी सी घाटी थी, जहां एक खड़ी पहाड़ी उनके दृश्य के अंत तक ऊपर की ओर फैली हुई थी, और 3 चट्टानों के बीच में एक बहुत ही विस्तृत खुली जगह थी। उस जगह में एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा प्राचीन हॉल खड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे विशाल प्राचीन हॉल में घूमती रहीं और अंत में हॉल के बाहर एक अत्यंत प्राचीन पट्टिका पर आकर रुकी, जिस पर वर्षों से मिट चुके 3 धुंधले अक्षर दिखाई दे रहे थे। पुस्तक संग्रह हॉल। हालांकि प्राचीन सुलेख वर्षों से नष्ट हो चुका था, जियाओ मिंग और अन्य लोग अभी भी लेखन में निहित प्राचीन मनोदशा से चकित थे। जैसा कि जियानान अकादमी के बाहरी अकादमी में रहस्यमय पुस्तक संग्रह हॉल से अपेक्षित था, इस पट्टिका ने अकेले ही अपनी पहचान बनाई। हुगान धीरे धीरे 5 लोगों को बुक कलेक्शन हॉल की ओर ले गया, लेकिन जब वह 20 मीटर की दूरी तय करने वाला था तो वह अचानक रुक गया और बुक कलेक्शन हॉल की दिशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हमारे पास पहले से ही एसेना अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में शीर्ष 5 हैं। नियमों के अनुसार मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ और बड़ों से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता हूँ। डू क्यूई द्वारा उठाए गए हुगान के शब्द छोटी घाटी में लंबे समय तक लगातार गूंजते रहे। हुगान के शब्दों के गिरने के कुछ ही समय बाद बुक कलेक्शन हॉल के प्रवेश द्वार पर 2 ग्रे रॉब वाले व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के बैठे दिखाई दिए।